आप सिर्फ 1 लाख गोलियां खाकर अजय बन सकते थे, लेकिन आपका जन्म ऐसी दुनिया में हुआ जहां रसायन विद्या का कोई अस्तित्व नहीं है। महाद्वीप की शीर्ष साधना कुल के युवा स्वामी होने के बावजूद आपको हर महीने मिलने वाली गोलियों की संख्या बहुत सीमित थी, खासकर आपके छोटे भाई के सर्वोच्च अस्थि के साथ जन्म लेने के बाद। आपके पिता और बड़ों ने बिना किसी संदेह के उसे विशेष महत्व देना शुरू कर दिया। चाहे वो दिव्य हथियार हों, अनमोल कलाकृतियां हों या आध्यात्मिक गोलियां, आपको वही मिलता था जो आपके भाई को नहीं चाहिए होता था। उन्हें ये नहीं पता था आपके गोली खाने वाले शरीर का मतलब है कि एक गोली का प्रभाव लगभग नगण्य होता है, लेकिन जैसे ही आप एक साथ 50 या उससे अधिक गोलियां लेते हैं, उसका प्रभाव सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। आप जानते थे कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप अपने भाई से आगे नहीं निकल सकते, इसलिए आपने चुपचाप हर गोली को जमा करना शुरू कर दिया। इस विधि से धीरे धीरे आपकी एक बड़ी वापसी हो रही थी, लेकिन एक दशक से अधिक समय में आपकी साधना का स्तर पूरी तरह से स्थिर हो गया था। जब तक कि आपके भाई श्याओली ने नींव स्थापना का भव्य समापन किया, तब तक आप अभी भी फंसे हुए थे ची शोधन के अंतिम चरण में। अपने दोनों बेटों की प्रतिभा में भारी अंतर देखकर कुल प्रमुख तुम्हारे पिता अपनी निराशा नहीं छिपा सके। अभी श्याओ परिवार के मुख्य हॉल में तुम अपने भाई से एक मूलभूत गोली को लेकर झगड़ रहे हो। ये तुम्हारा इनाम था, तुमने इसे कुल मिशन पूरा करके कमाया था। श्याओली सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो कहता है कि उसे इसकी जरूरत है। एक तरफ तुम्हारा भाई शांत और बिल्कुल निर्दोष दिख रहा है, दूसरी तरफ तुम अड़ियल हो और पीछे हटने को तैयार नहीं हो। कुल प्रमुख श्याओ होंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस करो श्याओलियांग, क्या समस्या है? मैं आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। उस गोली को खाने वाले शरीर के साथ पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक गोली लेने से तुम्हें सिर्फ 10% ही असर मिलता है, और फिर भी तुम इसके लिए अपने छोटे भाई से लड़ रहे हो। क्या तुम वो सब भूल गए जो मैंने तुम्हें बड़ा दिल रखने के बारे में सिखाया था? अगर तुम आज उस गोली को लेने पर अड़े रहे तो मेरा कोई बेटा श्याओलियांग नहीं होगा। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, एल्डर श्याओ ले भी बीच में बोल पड़ते हैं। युवा स्वामी, क्या आप सचमुच माफी नहीं मांगने वाले हैं? दूसरे युवा स्वामी के पास सर्वोच्च शक्ति है, उनका भविष्य मानो सोने से जड़ा है। जब वे महान दाव प्राप्त कर लेंगे तो क्या आप भी उनकी छाया से लाभान्वित नहीं होंगे? पहले युवा स्वामी, बड़े भाई होने के नाते आपको व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आप अपने छोटे भाई के साथ इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप तो उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते। आपकी नजरें सीधे श्याओली पर जाती हैं और आप उसकी हल्की सी मुस्कान को पकड़ लेते हैं जिसे वो मुश्किल से छिपा पा रहा है। ये तथाकथित प्रतिभाशाली बच्चा जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है, उतना कोमल बिल्कुल नहीं है जितना वो दिखावा करता है। जब भी बड़े बुजुर्ग आसपास नहीं होते, वो आपसे अपनी नफरत को छिपाने की जहमत नहीं उठाता। जब आप छोटे और मजबूत थे तब आप उसे काबू में रख सकते थे, लेकिन अब वो नींव स्थापना के भव्य समापन पर है। खुलेआम और चुपके से वो बिना सोचे समझे आपको गिरा देता है। इस समय उसके लिए नींव की गोली लगभग बेकार है, फिर भी वो इसके लिए आपसे लड़ता है। भले ही कुछ बड़े बुजुर्गों को उसके खेल का पता चल गया हो, लेकिन उसकी प्रतिभा के कारण वे एक शब्द भी नहीं कहेंगे। और अब तो तुम्हारे पिता भी पूरी तरह से श्याओली के पक्ष में हो गए हैं। बस एक नज़र, अगर सब मुझे ऐसा ही समझते हैं, संसाधनों का होना तो सरासर व्यर्थ है, तो शायद इस परिवार में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसी सोच के साथ तुम अपने हाथ में नींव की गोली को पीस कर चूर चूर कर देते हो और उसे फेंक देते हो। फिर तुम मुड़कर सबके चौंके हुए चेहरों के सामने से बाहर निकल जाते हो। ज्याओ होंग मुश्किल से कहना शुरू कर पाता है कि तुम इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ और वापस आने की हिम्मत मत करना। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, तुम श्याओ परिवार के द्वार पार कर चुके होते हो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तुम यूं ही चले जाओगे। तुमने सचमुच सब कुछ त्याग दिया। एक शीर्ष साधना कुल श्याओ परिवार के युवा स्वामी का पद। बड़े बुजुर्ग सन्नाटे में हैं, सबकी निगाहें कुल के मुखिया पर टिकी हैं। श्याओ होंग के चेहरे पर भी घबराहट के भाव आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा कभी ऐसा नहीं था, उसकी याद में तो कभी नहीं। श्याओ लियांग एक बच्चे की तरह तेज था। 10 साल का भी नहीं हुआ था कि उसने सफलता पूर्वक की शोधन चरण में प्रवेश कर लिया था। कुल उसे अपना अगला उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन फिर ज्याओ ली का जन्म हुआ और वो सर्वोच्च प्रतिभा, एक परम प्रतिभा की निशानी, ने स्वयं को प्रकट किया। उस चौंका देने वाली, दुनिया को हिला देने वाली प्रतिभा के नीचे वो वास्तव में निश्चित नहीं था कि वो वास्तव में था या नहीं। पक्षपात करना, अनजाने में ही वो अपने बड़े बेटे की भावनाओं को अनसुना कर रहा था। अपने पिता को डगमगाते देख श्याओ ली तुरंत उनके पास जाकर उन्हें दिलासा देने लगा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, बड़े भाई को बस थोड़ा शांत होने की जरूरत है, शांत होते ही वो वापस आ जाएगा। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की, एक पल रुका और बोला, मतलब बड़े भाई की कानूनी स्थिति को देखते हुए वो श्याओ परिवार के अलावा और कहाँ जाएगा?
ये सुनकर श्याओहोंग धीरे धीरे शांत हो गया। वो ठंडे भाव से कमरे की ओर मुड़ा और वो कृतज्ञ बच्चा रेंगता हुआ वापस आया और उसे गेट के बाहर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरी अनुमति के बिना कोई उसे अंदर नहीं आने देगा। इस बीच ज्याओ की जागीर छोड़ने के बाद आप सीधे एक छिपी हुई गुफा की ओर बढ़ते हैं। फिर आप अंदर एक गुप्त स्थान से कुछ मिट्टी के जार निकालते हैं। उनके अंदर वे गोलियां जिन्हें आप 1 दशक से अधिक समय से चुपचाप जमा कर रहे हैं। एक जार में 100 भार शक्ति एकत्रित करने वाली गोलियां, एक जार में 119 मन को शुद्ध करने वाली गोलियां, आधे जार में 52 आत्मा गति की गोलियां, आधे जार में 48 आधार गोलियां। हर कोई सोचता है कि आपका गोलियां खाने वाला शरीर एक दोष है, संसाधनों की बर्बादी है, लेकिन वे नहीं जानते कि जैसे ही आप 50 या इससे अधिक गोलियां लेते हैं, असर बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाता है। आपको मिलने वाला स्टेट बूस्ट सामान्य गोली से 10 गुना 20 गुना ज्यादा होता है और इसके अलावा कई तरह के जबरदस्त बोनस प्रभाव भी मिलते हैं। शक्ति बढ़ाने वाली गोली को ही ले लीजिए, जो आमतौर पर सिर्फ अस्थायी शक्ति बढ़ाती है। एक साथ 50 गोलियां निगलने से न सिर्फ आपको एक गोली से 10 गुना ज्यादा शक्ति मिलती है, बल्कि जो अस्थायी था वो स्थायी हो जाता है। अगर 50 गोलियां ही ऐसा कर देती हैं तो सारी मेहनत सार्थक हो जाती है। आपने 100 से अधिक गोलियां जमा कर ली हैं। आपने अपने पिता को इस खासियत के बारे में बताने का सोचा था, लेकिन शाओ ली निर्दयी है। वो आपको कभी चैन से नहीं रहने देगा। अपना राज उजागर होने और बदनामी झेलने के जोखिम से बचने के लिए आपने सोचा कि पहले 50 फाउंडेशन गोलियां खा लें और अपनी शक्ति को ही बोलने दे, लेकिन किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। श्याओ कबीले ने आपको तैयार होने से पहले ही बाहर निकाल दिया। बड़े मौके से पहले ही आपको बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब आप अकेले हैं। इस विचार के साथ ही आप एक एक करके गोलियों को जार से निकालते हैं और जल्दी से हर प्रकार की गोली को एक साथ निगल लेते हैं। आपके भीतर से एक सुनहरी चमक फूट पड़ती है। आपका शरीर, आपकी मानसिक शक्ति, सब कुछ। आपकी छलांग 20 गुना बढ़ जाती है। आपकी गति भी 5 गुना बढ़ जाती है। तकनीकी रूप से आप अभी भी ची शोधन के अंतिम चरण में हैं, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति ही नींव स्थापना के अंतिम चरण के बराबर है। यदि आप 50 नींव की गोलियां ले लें और अपनी साधना को और आगे बढ़ाएं, तो आप कितने शक्तिशाली हो जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये सोचकर आप नींव की गोलियों का जार वापस बंद कर देते हैं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए तियानान शहर के वानबाऊ मंडप की ओर चल पड़ते हैं। किंग यून महाद्वीप पर रसायन शास्त्री बेहद दुर्लभ है, इसलिए गोलियां किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। अपनी गोलियों का भंडार बढ़ाने के लिए आपने पिछले कुछ वर्षों में काफी सामान बेचा है। आप मूल रूप से वानबाओ मंडप के नियमित ग्राहक हैं और आज आप एक छोटी तलवार बेचने जा रहे हैं। ये आपके पिता का उपहार था, जिस वर्ष आपने सफलतापूर्वक ची शोधन में प्रवेश किया था। ये काफी उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक खजाना है, लेकिन आपने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। आपने झूठ भी बोला और कहा कि आपने इसे खो दिया है ताकि ये शियाओ ली की नज़र से दूर रहे। समय के साथ आपके पिता भी इसे भूल गए। इतने सालों तक सुरक्षित रखा रहा, कभी निकाला तक नहीं गया, और अब इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। तलवार की कहानी थोड़ी चुभती है, अपने अतीत के बहुत करीब, लेकिन अब आप अतीत को पीछे छोड़ रहे हैं। मन बनाकर आप तियानेन शहर की ओर एक पगडंडी पर चल पड़ते हैं, लेकिन आप अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि आपको किसी के पीछे आने का आभास हुआ। मन को शांत करने वाली गोलियां लेने के बाद आपकी चेतना कुछ उच्च स्तरीय जासूसी तकनीकों के बराबर हो गई है। आप मीलों दूर से किसी की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। आप उन्हें शियाओ परिवार के शिष्यों की वर्दी पहने हुए देखते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें आगाह करने के बजाय आप शांत रहते हैं। आप घूमकर उन्हें एक बंद गली में ले जाते हैं, फिर एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर जानबूझकर उन्हें मौका देते हैं। आपको चट्टान के किनारे तक जाते देख आपके पीछे के तीनों छिपना छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। युवा स्वामी, इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। आप जानते हैं कि कैसा लगता है जब घर पर कोई आपको वापस नहीं आने देना चाहता। वैसे यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते? इतना कहते ही नेता की आभा फूट पड़ती है। स्पष्ट रूप से प्रारंभिक नींव की स्थापना। बाकी दोनों भी अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। दोनों ने ही ची का देर से शोधन किया है। ये लोग संगीत जगत के अजनबी हैं, किराए पर रखे गए कलाकार हैं जो हाल ही में शियाओ परिवार में शामिल हुए हैं। आपको ये अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है कि इन्हें किसने भेजा है। शब्दों को व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं। तुम एक ही झटके में उन सब के पीछे पहुंच जाते हो, इतनी तेजी से कि ध्वनि अवरोध भी टूट जाता है। ये अकेले ही किसी भी उन्नत ची परिष्करण की क्षमता से कहीं अधिक है। ये कैसे संभव है? नेता तो कुछ बोल भी नहीं पाता, तुम उसे एक ही हाथ के वार से मार देते हो, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं हुआ, शुद्ध शारीरिक बल।
बाकी दोनों जम जाते हैं। सिर्फ अपने शरीर से एक नींव प्रतिष्ठान के साधक को एक ही बार में मार देना, क्या प्रथम युवा स्वामी वास्तव में इतने भयानक हैं? वे घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं, तुमसे विनती करते हैं कि जियाओ परिवार के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उन्हें बख्श दो, लेकिन कृपया उन्हें जीने दो। हालांकि तुम बेहतर जानते हो, अगर तुम इन दोनों को जाने देते हो तो तुम्हारा स्थान और तुम्हारी असली शक्ति उजागर हो जाएगी। जब तक तुम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि तुम जियाओ ली को हरा सकते हो, कोई भी चूक घातक हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए तुम एक एक हथेली सीधे उनके सिर पर मारते हो। एक बार जब आप पुष्टि कर लें कि तीनों चले गए हैं तो आप उनके भंडारण थैले ले लेते हैं। अंदर 500 स्पिरिट स्टोन, साथ ही कुछ और भी आम लोगों के लिए बनी गोलियों का ढेर। इनमें से अधिकतर आंतरिक चोटों के उपचार के लिए हैं। एक लौकी छोटी मोटी चोटों को ठीक करने वाली गोलियों से भरी है 100 गोलियां। इस प्रकार की गोलियां बनाने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये बहुत सस्ती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या इस प्रकार की आम गोलियां आपके गोली खाने वाले शरीर पर असर करेंगी भी या नहीं, लेकिन ये लोग इन्हें किसी कारण से ले जा रहे थे। साधकों के लिए भी इनका कुछ न कुछ उपयोग तो अवश्य होगा। आपातकाल में एक साथ सैकड़ों गोलियां खाने से कुछ अद्भुत हो सकता है। ये सोचकर आप ये लौकी जेब में रख लेते हैं और तियानेन शहर की ओर चल पड़ते हैं। इस बीच श्याओ एस्टेट के बगल वाले हॉल में श्याओली अपने कुछ करीबी लोगों के साथ एक निजी बैठक में है। एक नौकर दौड़कर आता है और घबराकर फुसफुसाता है, मालिक, जियांग लाओ सान और उनके दल से हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया है। क्या हमें उन्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेजना चाहिए? श्याओली भौहें चढ़ाते हैं। उनका चेहरा एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो और किसी से बेहतर जानता है कि उसका बड़ा भाई संगीत के मामले में कितना खतरनाक है। बचपन से ही वो अपने माता पिता के सामने मासूमियत का ढोंग करता रहा है। चाहे वो चोरी छुपे संगीत बजाना हो, चाहे वो कबीले के पत्थरों का इस्तेमाल करता हो या निषिद्ध तकनीकें सीखता हो, वो हमेशा अपने सारे सबूत मिटा देता था। लेकिन जब भी उसकी नज़र अपने बड़े भाई से मिलती, उसे लगता जैसे उसके सारे विचार घेत दिए गए हों। कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी वो घबरा जाता और अपने माता पिता को सब कुछ बता देता। बेशक पसंदीदा होने के कारण उसे कभी गंभीर सजा नहीं मिली, लेकिन इस तरह पकड़े जाना उसे अंदर से परेशान कर देता था। उसने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम ऐसे बच निकली जैसे तुम्हें पहले से ही पता था। अब उसे आखिरकार मौका मिल गया है। तुमने श्याओ परिवार छोड़ दिया है। अगर तुम जिंदा रही तो उसे चैन कैसे मिलेगा? वो किसी को आदेश देने ही वाला था कि तभी कबीले का मुखिया अचानक बगल वाले हॉल में आ गया। अपने पिता को आते देख श्याओली ने तुरंत अपना सारा संयम वापस ले लिया। उसने अपना व्यवहार बदल दिया और विनम्र और सभ्य बना लिया। आगे बढ़कर उसने पुकारा, पिताजी। श्याओ होंग ने अपने बेटे के कंधे पर थपथपाया। झूठा। थोड़ी देर में क्लाउड मिस्ट सीक्रेट रियल्म फिर से खुल रहा है। इस बार तुम्हारा भाई हमारे साथ नहीं है। युवा पीढ़ी में ताकत ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि हम इस बार आंतरिक चयन छोड़ दो। तुम गुप्त लोक में श्याओ परिवार का प्रतिनिधित्व करोगे। जो कुछ भी तुम वापस लाओगे वो तुम्हारा ही रहेगा। बस बाकी संप्रदायों के सामने हमें कमजोर मत दिखाना। श्याओली मुस्कुराते हुए बिना रुके जवाब देता है, पिताजी चिंता मत कीजिए। मैंने महाद्वीप के प्रमुख संप्रदायों का अध्ययन किया है। उनकी युवा पीढ़ी उनमें से कोई भी मेरे स्तर का नहीं है। मैं आपके लिए प्रथम स्थान लाऊंगा। श्याओ होंग जोर से हंसता है, स्पष्ट रूप से बहुत खुश है। अच्छा, तुम्हारा होना हमारे श्याओ परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। दूसरी ओर तुम तियनान के वन बाओ मंडप पहुंच गए हो। तुम इस जगह को अच्छी तरह जानते हो। तुम तुरंत मालिक शू यू काई को ढूंढ लेते हो। जैसे ही वो तुम्हें देखता है वो दौड़ कर आता है। आह भाई श्याओ, इस बार तुम कौन सा खजाना लाए हो? बिना कुछ कहे तुम चुपचाप अपने परिवार की पुश्तैनी छोटी तलवार निकाल लेते हो। जैसे ही शू यू काई मयान पर बने निशान देखता है, उसका मुंह खुला रह जाता है। फिर वो हंसता है और कहता है, भाई तुम मजाक कर रहे हो ना? इस चीज का एक गंभीर इतिहास है। अगर तुम इसे बेचते हो, क्या ये मूल रूप से श्याओ परिवार की प्रतिष्ठा को बेचना नहीं है? आपने तलवार को काउंटर पर रखा और उसकी आंखों में सीधा देखा। ये तो बस एक ऐसी चीज है जिसे श्याओ परिवार भूल चुका है कि कभी हुआ भी था, और मैं अब श्याओ परिवार का हिस्सा नहीं हूं। बस अपनी कीमत बता दो। यू काय के चेहरे के भाव बदल गए। वो गंभीर हो गया। तुमने श्याओ परिवार छोड़ दिया? सच कहूं तो मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा है। तकनीकी रूप से इस तरह की चीजें जिनसे परेशानी खड़ी हो सकती है, वन बाओ पवेलियन उनमें दखल नहीं देता। लेकिन भाई श्याओ, तुमने सालों से मेरे कारोबार का ख्याल रखा है। मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है। मैं जोखिम उठाने को तैयार हूं। इस तलवार के बदले 2 फाउंडेशन पिल्स,
कैसा रहेगा? वो कहते हुए 2 उंगलियां उठाता है, अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ। सच तो ये है कि इस तलवार की असली कीमत 20 फाउंडेशन पिल्स से कहीं ज्यादा है, लेकिन जोखिम भी उतना ही है। जैसा कि उसने कहा था, अगर श्याओ परिवार आकर इसे वापस मांगे तो उसमें मना करने की हिम्मत नहीं होगी। उसने जो भी कीमत चुकाई है उसे वो नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 पिल्स तो बस एक टेस्ट ऑफर है। अगर तुम आनाकानी करोगे तो वो 5 तक जा सकता है, और इससे ज्यादा कुछ भी तो जोखिम इसके लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार कर सके, आप प्रस्ताव पर तुरंत सहमत हो जाते हैं। 2, ठीक है, तलवार ले लो। आप उसे काउंटर पर आगे सरका देते हैं। मुझे पता था भाई श्याओ, चूंकि आप मुझसे इतनी सीधी बात कर रहे हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। मेरे साथ भंडार गृह में चलो, जो भी पसंद आए बस कुछ टुकड़े ले लो। हम वापस चलते हैं, और मेरे साथ कोई औपचारिकता नहीं। आपको अभी अभी फाउंडेशन पिल्स मिली हैं और आप वापस जाकर सफलता पाने के लिए बेताब हैं। लेकिन शू यू काई का इरादा अच्छा है और उसे नज़रअंदाज करना असभ्य होगा, इसलिए आप उसके पीछे भंडार गृह में जाते हैं। वनदाव पवेलियन का भंडार गृह पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बक्से यहाँ, ढेर वहाँ, सामने की साफ सुथरी सजावट जैसा कुछ नहीं। आप तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ खास नहीं है। आप बस कुछ बुनियादी उपभोग्य वस्तुएं लेकर काम खत्म करने ही वाले थे, तभी आपकी नज़र कोने में कुछ पर पड़ती है। गोलियों का पूरा ढेर पहाड़ की तरह वहां पड़ा हुआ है। किंग यून महाद्वीप पर, जहां गोलियों की कीमत किसी भी चीज से ज्यादा है, ये नज़ारा सचमुच आपको चौंका देता है। अरे, ये सब क्या है? शू यू का ये सवाल सुनकर अपनी उत्तेजना से बाहर आता है। ओह, ये तो खराब है। गोलियां। भाई श्याओ, तुम बड़े परिवारों के पले बढ़े हो और शायद तुम्हें ये पता होगा। इस दुनिया की हर एक गोली पिलटार के नीचे के रसायन शास्त्रियों से आती है। हम व्यापारी सीधे उनसे गोलियां खरीदते हैं। शू युकाई चारों ओर देखता है ताकि कोई और सुन न रहा हो, फिर एक गहरी आह भरता है। हर बार जब पिल टावर हम व्यापारियों को गोलियां बेचता है तो हर बैच में कम से कम 30% गोलियां खराब होती हैं। उनकी शक्ति कम हो जाती है। सब कुछ साधक इन्हें नहीं खरीदते, और अगर कोई खरीदना भी चाहे तो हम इन्हें बेच नहीं सकते। पिल टावर के साधकों से पंगा लेना ठीक नहीं है। वे हमसे इन खराब गोलियों के लिए पूरी कीमत वसूलते हैं और हमें इन्हें बाजार में बेचने नहीं देते। उन्हें डर है कि इससे पिल टावर की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। तो हाँ, गोलियां ऊपर से बहुत कीमती लगती हैं, लेकिन असल में हमें इनसे कुछ खास मुनाफा नहीं होता। हमारा ज्यादातर पैसा इन्हीं बेकार गोलियों को खरीदने में चला जाता है। कम वजन, घटिया गुणवत्ता, हम बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास क्या विकल्प है? दवाइयों के भंडार पर तो पिल टावर का ही एकाधिकार है। मैं आपको बता रहा हूं, और इन खराब गोलियों से निपटना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। हर दुकान इन्हें गोदाम में जमा करती रहती है। जब जगह नहीं बचती तो आप कोई शांत जगह ढूंढकर इन्हें दफना देते हैं। शू युकाई के खत्म होते ही आपकी आंखें चमक उठी। चाहे ये खराब हो या नहीं, शायद यही वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। इसी सोच के साथ आप उससे कहते हैं कि आप खराब गोलियों का पूरा ढेर लेना चाहते हैं। शू युकाई आपको पूरी तरह अविश्वास भरी नजरों से देखता है। भाई श्याओ, आप इन खराब गोलियों को दोबारा बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? मुझे कुछ कहना होगा। पिल टावर का प्रभाव आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कितने शक्तिशाली हैं। अगर आपने उनसे पंगा लिया तो अंजाम बुरा ही होगा। उसे हिचकिचाते और झिझकते देख आप सीधे कह देते हैं, मैं इन्हें खुद खाना चाहता हूँ। खुद खाना? क्या इससे कोई समस्या होगी? शू युकाई को आपकी योजना का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अगर कोई ये गोलियां उससे ले ले तो उसकी एक परेशानी कम हो जाएगी। इसलिए उसने सिर हिलाया और खराब गोलियां आपको सौंप दी। आपने उन सभी को अपने वश में कर लिया। भंडारण थैली खोलकर शू युकाई को अलविदा कहा और सीधे गुफा की ओर दौड़ पड़े। आपने मिट्टी का जार फिर से खोला। औषधीय सुगंध की एक लहर तुरंत आप पर छा गई। 50 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट गोलियां आखिरकार सब एकत्रित हो गई। 10 साल से अधिक का प्रयास, वो क्षण आ गया था। बिना सोचे समझे आपने हर एक गोली अपने मुंह में डाल ली। आपके अंदर ऊर्जा का एक जबरदस्त, धरती हिला देने वाला प्रवाह फूट पड़ा। किसी भी साधारण साधक के लिए इस तरह गोलियां लेने से वे 1 सेकंड से भी कम समय में मौके पर ही फट जाते, मर जाते, खत्म। लेकिन जैसे ही आपकी गोली भक्षण करने वाली प्रकृति सक्रिय हुई, उग्र औषधीय ऊर्जा धीरे धीरे दब गई और लगातार आपकी साधना के स्तर को पार करने में मदद करने लगी। प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, मध्य, अंतिम। जब आप अंततः अपनी चेतना के सागर से बाहर आए तो आपकी साधना फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पूर्णता तक पहुंच चुकी थी, गोल्डन कोर बनाने से एक कदम दूर।
अन्य लोग इसे पार करने के लिए हड्डियों को शुद्ध करने वाली पीड़ा सहते हैं। आपने पलक झपकते ही ये कर दिखाया, उस मुकाम को पार कर लिया जिसे हासिल करने में दूसरों को सालों की कठिन साधना लगती। गोलियां वाकई कुछ और ही होती हैं। यही सोचकर आपने खराब गोलियों का ढेर उठाया। आपने उन्हें श्रेणी और प्रभाव के अनुसार छांटना शुरू किया। जानी पहचानी गोलियां जैसे गैदरिंग फोर्स पिल्स और स्पिरिट स्प्रिंट पिल्स जो बुनियादी गुणों को बढ़ाती हैं, इनकी संख्या 1000 से भी अधिक थी। बिना झिझक के आपने सारी गोलियां मुंह में डाल ली और चुपचाप अंदर होने वाले असर का इंतजार करने लगे। शुरू में आपने सोचा था कि ये खराब गोलियां कम गुणवत्ता वाली होंगी, शायद कोई दुष्प्रभाव न हो, लेकिन सामान्य गोलियों की तुलना में इनकी प्रभावकारिता शायद 10 से 20% ही होगी। लेकिन जैसे ही वे आपके पेट में पहुंची, एक गहरी स्पष्टता का एहसास सीधे आपके सिर तक पहुंच गया। आपका शरीर 10 गुना हल्का महसूस हुआ और आपकी आध्यात्मिक चेतना जंजीरों के टूटने की तरह टूट गई। ये तेज हुई और एक साथ बाहर की ओर फैल गई। आपकी बोध क्षमता तुरंत इतनी बढ़ गई कि उसने पूरे पहाड़ को ढक लिया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर आपका नियंत्रण एकदम सटीक हो गया। इसका प्रभाव 1000 उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां खाने के समान था। बेकार दोषपूर्ण गोलियां भी असली गोलियों की तरह ही असरदार थीं। तो फिर सही गोलियों की तलाश करने की जरूरत ही क्या? खराब गोलियां ही खा लो। लगता है तुम्हारे शरीर में अभी भी बहुत क्षमता बाकी है। यही सोचकर तुमने दूसरे शहरों में जाकर और गोलियां इकट्ठा करने का फैसला किया। तुमने मन बना लिया, अपनी गुफा तोड़ दी और दक्षिण में स्थित किंग शुई शहर की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही तुम पहाड़ से नीचे उतरे, तुम्हारी असाधारण दृष्टि ने पास में किसी को अजीब तरह से हिलते डुलते देखा। वह व्यक्ति मुख्य सड़क से बच रहा था, पिछले रास्तों पर चल रहा था, साफ तौर पर साधना कर रहा था, लेकिन तेज चलने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस व्यक्ति से खराब गोलियों की हल्की सी गंध आ रही थी। बिना झिझक के तुम पलक झपकते ही गायब हो गए। पहाड़ की तलहटी में किंग हुआ हॉल का शिष्य वेई लिंग फेंग अपने संप्रदाय के आदेशों का पालन करते हुए खराब गोलियों का एक जत्था ले जा रहा था। किंग हुआ हॉल मूल रूप से कुछ बागी साधकों का समूह था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। इस क्रूर साधना जगत में जिंदा रहने के लिए उन्होंने एक संप्रदाय का गठन किया था। दुर्भाग्यवश अच्छी गोलियां महंगी थीं और खराब गोलियां जहरीली थीं और सीधे इस्तेमाल नहीं की जा सकती थीं। सौभाग्यवश उनके हॉल मास्टर ने खराब गोलियों का एक और उपयोग खोज निकाला था। उन्हें गुप्त विधि से पीसकर पाउडर बना लेते थे, फिर उसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। जड़ी बूटियां उगने पर उन्हें अच्छी गोलियों के बदले पिल टावर में बेच देते थे। इस सुनहरे तरीके को सबसे छिपाने के लिए वेई लिंग फेंग खराब गोलियों को ले जाते समय हमेशा बहुत सावधान रहते थे ताकि किसी भी साधक का ध्यान आकर्षित न हो। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस साधारण बंजर पहाड़ पर उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी गतिविधियों पर वे नजर भी नहीं रख सकते थे। आप उनके रास्ते में आ गए और आदरपूर्वक प्रणाम किया। साथी दाववादी, कृपया एक पल रुकिए, मैं 200 स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ। क्या आप मुझे ये खराब गोलियां बेचना चाहेंगे जो आप ले जा रहे हैं? इतने शक्तिशाली व्यक्ति को इतनी विनम्रता दिखाते देख वेई लिंग फेंग मुस्कुराए और उन्होंने भी वैसा ही किया। ये गोलियां न के बराबर कीमती हैं। चूंकि मेरे साथी दाऊवादी जानते हैं कि इनका क्या करना है, इसलिए मैं उनमें से कुछ उनके साथ साझा कर रहा हूँ। हम रास्ते में मिले, यही तो किस्मत है। स्पिरिट स्टोन की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने अपने थैले में हाथ डाला और 200 दोषपूर्ण गोलियां निकाली। लेकिन जैसे ही वो उन्हें देने वाला था, वही लिंग फेंग की नजर तुम्हारे कपड़ों पर बने प्रतीक चिन्ह पर पड़ी। श्याओ वंश। उसे अचानक एहसास हुआ, ये आदमी श्याओ वंश का है। वही लिंग फेंग ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। महान वंशों में दुष्ट साधकों को हमेशा से ही नीचा समझा जाता था, और अब वे किसी को अपनी दोषपूर्ण गोलियां चुराने के लिए भेज रहे हैं। क्या कोई न्याय नहीं है? बेशक उसकी साधना केवल प्रारंभिक स्तर की थी, लेकिन वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। तुमने उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखा और समझ लिया कि वो कीमत से खुश नहीं है, इसलिए तुमने कीमत 100 और बढ़ा दी। लेकिन इस कदम ने वेई लिंग फेंग को पूरी तरह से भड़का दिया। तुम जैसे महान साधना वंशों के लोग सोचते हो कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है,
है ना? मैं साफ साफ कह दूं, मैं ये गोलियां किसी और को मुफ्त में दे देता, लेकिन इन्हें तुम्हारे जैसे अहंकारी लोगों को सौंप दूं, केवल तभी जब तुम इन्हें यही मेरे सामने खाओगे। जैसे ही उसने ये कहा, वई लिंग फेंग की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने चुपचाप अपने हाथ में आत्मविनाश की तकनीक तैयार करना शुरू कर दिया। अगर तुमने उसके खिलाफ कोई हरकत की तो वो अपनी परम शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ से तुम पर प्रहार करने के लिए तैयार था। तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाएगा जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। लेकिन अगले ही पल क्रोधित होने के बजाय तुमने शांति से वई लिंग फेंग के हाथ से गोलियां ले लीं। ये गोलियां इतनी जहरीली थीं कि किसी व्यक्ति की नसों और दिमाग को नष्ट कर सकती थीं, और तुमने उन्हें मिठाई की तरह अपने मुंह में डाल दिया। वई लिंग फेंग बस देखता रह गया। दूसरों को शायद इन गोलियों की जहरीली प्रकृति का पता ना हो, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था। एक बार एक किंग हुआ हॉल के शिष्य ने इसे चखने की हिम्मत की थी। 7 दिनों तक उग्र औषधीय ऊर्जा से अंदर से छलनी होने के बाद उसने हॉल मास्टर से अपनी पीड़ा समाप्त करने की विनती की थी। वई लिंग फेंग खुद को मृत्यु से डरने वाला नहीं मानता था, लेकिन उस दृश्य के बारे में सोचकर भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और इस व्यक्ति ने इसे ऐसे खा लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वई लिंग फेंग हमेशा खुद को किंग यून महाद्वीप का सबसे ताकतवर आदमी कहता था, लेकिन जाहिर सी बात है, उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई न कोई जरूर होता था। इतना कहते ही वई लिंग फेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरी आंखें तो थीं, लेकिन मुझे माउंट टाई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान कुलों के लाडले वंशजों में तुम्हारे जैसा सच्चा आदमी अभी भी होगा। जब उसने तुम्हारे श्याओ कुल से होने की बात कही तो तुमने नीचे देखा और अपने वस्त्र पर कढ़ाई किए हुए श्याओ कुल के प्रतीक चिन्ह को याद किया। एक विचार के साथ तुमने उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और प्रतीक चिन्ह को पूरी तरह मिटा दिया। तुमने गलत समझा है, मैं श्याओ कुल छोड़ चुका हूँ। अब मैं बस एक आवारा साधक हूँ। वई लिंग फेंग की आंखें चमक उठीं। श्याओ कुल में दूरदर्शिता नहीं है। जो व्यक्ति दोषपूर्ण गोलियां बिना किसी खरोंच के खा सकता है, उसे भी वे रोक नहीं पाए। उनका पतन बस समय की बात है। तुमने कोई बहस नहीं की। श्याओ कुल का क्या हुआ ये तुम्हारे दिमाग में आखिरी बात थी। तुम्हें बस और गोलियां इकट्ठी करने और जितनी जल्दी हो सके मजबूत होने की चिंता थी। इसके साथ ही आपने खराब गोलियां जेब में रख लीं और जाने के लिए मुड़ गए। तभी अचानक वई लिंग फेंग ने आपको किंग हुआ हॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो बागी साधकों के लिए एक पारस्परिक सहायता संप्रदाय था। कोई वरिष्ठ नहीं, कोई पदानुक्रम नहीं, कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं। मिशन और कमीशन पूरी तरह स्वैच्छिक थे। इनमें से कोई भी बात आपको ज्यादा आकर्षित नहीं करती थी। लेकिन तभी वई लिंग फेंग ने बताया कि संप्रदाय के पास फिलहाल दोषपूर्ण गोलियों का भंडार है। वे उन्हें खाद के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। अगर आप शामिल हो जाते तो शायद आप उन्हें लगभग मुफ्त में प्राप्त कर सकते थे। बस बात पक्की हो गई। आपने किंग हुआ हॉल जाकर देखने का फैसला किया। समय तेजी से बीत गया। जल्द ही आप दोनों हॉल के औषधि उद्यान में पहुंच गए। सादी सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति जड़ी बूटियों की जांच कर रहा था। यहां आते समय वई लिंग फेंग ने आपको हॉल मास्टर तियान शिंग जी के बारे में बताया था। उनकी साधना प्रारंभिक स्वर्णिम स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका जुनून साधना नहीं बल्कि रसायन शास्त्र था। जीवन भर इस पर शोध करने के बावजूद उन्होंने कभी भी एक भी उपयोगी गोली नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने संगीत की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती में कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की थी। जब उन्होंने सुना कि वई लिंग फेंग किसी ऐसे व्यक्ति को वापस लाए हैं जो दोषपूर्ण गोलियां खा सकता है, तो बूढ़ा व्यक्ति उत्साह से लगभग पागल हो गया। वो आपके चारों ओर चक्कर लगाता रहा, हर कोण से घूरता रहा, इस उम्मीद में कि आप उसकी दवा परीक्षक बनने के लिए सहमत हो जाएंगी। केवल ये शब्द सुनकर ही पिल टेस्टर, किंग हुआ हॉल के कई शिष्यों ने चिंता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। यहाँ तक कि वई लिंग फेंग भी खुद को रोक नहीं पाए। हॉल मास्टर, आपकी ये दवाइयाँ शायद अभी लोगों पर इस्तेमाल ना करें। भाई श्याओ अभी अभी शामिल हुए हैं, वो आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है। वई लिंग फेंग ने आपको एक नज़र से इशारा किया कि आप इसमें दखल ना दें, लेकिन तभी आपने सुना कि इस बूढ़े आदमी ने वास्तव में दवाइयाँ बनाई हैं और आपकी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। सीनियर, क्या मैं देख सकता हूं कि आप क्या बना रहे हैं? तियान शिंग जी ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर मुड़ा। देखा, आखिरकार कोई तो है जो इसे समझता है। मेरी ये गुप्त गोली आपकी साधना के स्तर को छुपाती है और दूसरों को इसका पता लगाने से रोकती है। हाँ, इसमें कुछ अशुद्धियां हैं जिन्हें पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सका है, लेकिन वे परिणाम को प्रभावित नहीं करेंगी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सभी लोग जोर से हंस पड़े। हाँ, ये आपकी आभा को छुपाती है, ठीक है, लेकिन आप भूल गए, पिछली बार जब आपने खुद इसका परीक्षण किया था तो आप लगातार 3 दिन तक बिना रुके हिचकी लेते रहे थे। शोर इतना ज्यादा था कि आंगन में मौजूद कुत्ते भी सो नहीं पा रहे थे। ये ठीक नहीं है।
कुछ छुपा रहे हो? हंसी सुनकर तियानशिंग जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो तुरंत गोलियां वापस छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आपने बीच में आकर उसे रोक दिया। क्या आप इनमें से 50 गोलियां इकट्ठा कर सकते हैं? अगर हाँ तो मैं आपके लिए इनका परीक्षण कर दूंगा। 50? भाई कृपया अपने साथ ऐसा मत करो, इससे किसी की जान भी जा सकती है। सबके विरोध के बावजूद आप ऐसा करने पर अड़े रहे। आपने उनसे कहा कि आपकी शारीरिक बनावट आपको गोलियों के दुष्प्रभावों को नजरअंदाज करने देती है, चिंता ना करें। जल्द ही 50 गोलियां इकट्ठा करके आपके सामने करीने से रख दी गईं। यहाँ तक कि पहले आत्मविश्वासी भरे तियानशिंग जी को भी संदेह होने लगा। क्या होगा अगर इससे सच में किसी की जान चली जाए? अपराध बोध से उभरने से पहले ही वो खुद को हृदय रोग दे सकता है। लेकिन फिर आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक ही बार में सारी 50 गोलियां निगल लीं। बैंगनी धुएं का एक अजीब सा गुब्बार निकला। जिस आपदा का सबको डर था वो कभी नहीं आई। इसके बजाय आपने अपने अंदर कुछ नया महसूस किया। सिर्फ एक विचार से, बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता के, आप गायब हो सकते हैं। ये सिर्फ आपकी आभा को छिपाना या मुखौटा लगाना नहीं है। आपकी शक्ति, ये अदृश्यता आपके चलने के दौरान भी बनी रही। सब लोग देखते रहे। जैसे ही आपका शरीर पल भर में गायब हो गया, सन्नाटा छा गया। तियानशिंग जी, गोल्डन कोर के 7वें चरण का एक साधक, ने तुरंत दिव्य चेतना से स्कैन शुरू किया, लेकिन सभी ने कितनी भी देर तक खोजा, उन्हें आपका एक भी निशान नहीं मिला। जब आपने इस क्षमता में पूरी तरह महारत हासिल कर ली और अदृश्यता छोड़ दी, तभी भीड़ विस्मय से भर उठी। तियानशिंग जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, उत्साह से लगभग कांपते हुए। हाँ, बिल्कुल, यही तो मैं चाहता था। आपका शरीर, आप तो मानो पवित्र गोली का शरीर बनने के लिए ही पैदा हुए थे। अब से आपको जो भी चाहिए बस पूछिए, मैं जो भी कर सकता हूँ मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा। आपने मुस्कुराते हुए सहमति दी। अगले महीनों में आप या तो तियानशिंग जी के लिए नई गोलियों का परीक्षण कर रहे थे या शिंगवू हॉल के दोषपूर्ण गोलियों के भंडार की जांच कर रहे थे। समय के साथ आपकी शारीरिक शक्ति में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन गोल्डन कोर बनाने की राह अभी भी एक बाधा बनी हुई थी। आपने तियानशिंग जी से पूछा कि क्या आप कुछ भी जो आपकी साधना को और आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। उनके स्तर पर उस तरह की गोली बनाने का प्रयास करना कीमती सामग्रियों को नष्ट कर देगा, लेकिन सौभाग्य से क्लाउड मिस्ट सीक्रेट रियल्म, जो कई वर्षों में केवल एक बार खुलता था, फिर से खुलने वाला था। अंदर दुर्लभ जड़ी बूटियां प्राप्त की जा सकती हैं। उन जड़ी बूटियों को पिल टावर के एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में ले जाएं और आप गोल्डन कोर तक पहुंचने में मदद करने वाली चाओ यून गोली के बदले में उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। जिंगवू हॉल में एक प्रवेश द्वार था। ये वेई लिंग फंग को आवंटित किया गया था, लेकिन कुछ समय पहले वेई लिंग फंग की पुरानी स्थिति फिर से उभर आई। उनकी नसें जन्मजात रूप से अवरुद्ध थीं और उन्हें स्थिर होने के लिए अपनी साधना को बंद और फैलाना पड़ा। विचार विमर्श के बाद समूह ने ये द्वार आपको देने का निर्णय लिया। आपकी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट परफेक्शन कल्टीवेशन और आपकी अदृश्यता क्षमता के साथ ये यात्रा भरपूर लाभ प्रदान करेगी। क्लाउड मिस्ट सीक्रेट रियल्म शब्द सुनते ही यादों का सैलाब उमड़ आया। शाओ कबीले में सीक्रेट रियल्म में प्रवेश के लिए बने स्लॉट। आपके छोटे भाई ने हमेशा उस गुप्त क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा रखा था। तकनीकी रूप से आप उसमें प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन उस समय आपकी साधना केवल ची संघनन स्तर पर ही अटकी हुई थी, इसलिए आपके अंदर जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा आपके भाई द्वारा आप पर हमला किए जाने का भी खतरा था। 10 वर्षों से अधिक समय तक आपको गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का कभी अवसर नहीं मिला था। अब ये अवसर आपके सामने था। आप इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे। आपने वेई लिंग फंग के स्थान पर भेष बदलकर प्रवेश करने का निर्णय लिया। कुछ और दिन बीत गए। गुप्त क्षेत्र के खुलने का समय आ गया था। किंगयुन महाद्वीप के चारों प्रमुख संप्रदाय बादल सागर में एकत्रित हो गए थे। असीम धुंध में एक प्रकार की पूर्ण शांति छाई हुई थी। यहाँ तक कि स्वर्ण कोर साधकों को भी इसके पार नहीं देखा जा सकता था। बचपन में सुनी गई कहानियों के अनुसार बादल सागर के पार किंगयुन महाद्वीप से कहीं अधिक विशाल एक दुनिया थी, जहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक जीव हजारों गुना अधिक विविधता में मौजूद थे। हर जगह साधक, हर कोने में शक्तिशाली प्राणी। कुछ कहानियों में बादल सागर के उस पार अमरलोक था, स्वयं कि यदि आप अमरता प्राप्त कर लें तो आप कोहरे को चीरकर ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन इस किंवदंती का कभी कोई प्रमाण नहीं मिला था, क्योंकि किसी ने भी कभी भी विपत्ति अवस्था के साधकों को देखा तक नहीं था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, बादल सागर के भीतर से प्रकाश की एक किरण उभरी। दूर एक एकांत द्वीप,
प्रत्येक द्वार से केवल आधारभूत आवस्थान और ची संघनन साधकों को ही प्रवेश की अनुमति थी। आप टियान शिंगजी के पीछे पीछे प्रवेश द्वार तक गए। अन्य सभी संप्रदायों और कुलों के शिष्य यहाँ एकत्रित थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को समझ लें, टियान शिंगजी ने उन्हें एक एक करके दिखाया। पश्चिम में जगन्नाथ संप्रदाय, उनके नेता शांगवान इजियान मध्य विपत्ति अवस्था की साधना में निपुण हैं, लेकिन अपने कुल की पैतृक संवाद तकनीक से वे अपने स्तर से कहीं ऊपर प्रहार करते हैं। इस बार जिन्होंने शिष्य को भेजा है उनका नाम ये किंगयांग है, जिसे संप्रदाय के गुरु ने स्वयं प्रशिक्षित किया है, संभवतः मध्य आधारभूत अवस्था या उससे ऊपर का। पूर्व दिशा में मून शैडो विला है, जो फॉर्मेशन एरेज में विशेषज्ञता रखता है। उनके गुरु सु युनजुओ भी मध्य विपत्ति काल की साधना में निपुण हैं। जगरनॉट संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले उनके शिष्य इस समय यू हेंग हैं, और ऐसा लगता है कि वो और जगरनॉट संप्रदाय का बच्चा पहले ही एक जोड़ी के रूप में जुड़ चुके हैं। साथ मिलकर वो कोई मजाक नहीं है। उन दोनों और पिल टावर के अलावा जो कभी सामने नहीं आता और बस किनारे से ही लाभ उठाता है, हम हैं शिंगवू हॉल। महाद्वीप के इकलौते बागी साधक संप्रदाय के रूप में हमारा दूसरों से ज्यादा संपर्क नहीं रहा है और हम चारों गुटों में सबसे कमजोर हैं। हम जिन शिष्यों को भेजते हैं बस वो जिंदा वापस आने की उम्मीद करते हैं, इसलिए बहुत कम शिष्य वेई लिंग फंग की तरह भर्ती होने को तैयार हैं। कोई हमें खतरा नहीं मानता, इसलिए कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। वेई लिंग फंग का चेहरा धारण करके आप भीड़ में चुपचाप खड़े थे। तियान शिंगजी की उंगली के इशारे पर आपकी नज़र उत्तर की ओर जियाओ कबीले के प्रतिनिधि मंडल पर पड़ी। तियान शिंगजी ने उनका परिचय देना शुरू किया, फिर अचानक उन्हें आपका इतिहास याद आ गया। वे बस मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। जैसे ही आपकी दृष्टि श्याओ कबीले के समूह पर पड़ी, श्याओ होंग का चेहरा जम गया। वहां मौजूद सर्वोच्च साधना वाले व्यक्ति के रूप में कई वर्षों से किसी ने भी उसे इस तरह देखने की हिम्मत नहीं की थी। आपकी आध्यात्मिक चेतना 100 झांग की दूरी को बर्फ की तलवार की तरह बेधती हुई आगे बढ़ी। भीड़ के बीच से गुजरती हुई ध्वनि सीधे श्याओ होंग के मन में उतर गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। जब उसने उस अनुभूति का पीछा करते हुए तुम्हारी ओर देखा तो कुछ उसे खटकने लगा। शिंगवू हॉल का ये युवा शिष्य उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था, लगभग उसके अपने बेटों की ही उम्र का, लेकिन इस युवक से निकलने वाली आभा मानो कोई शिकारी अंधेरे में कुंडली मारकर बैठा हो, हमला करने के लिए तैयार हो। उसके दोनों बेटों से बिल्कुल अलग। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद उसने खुद को शिंगवू हॉल में बर्बाद कर दिया। कितना अफसोस की बात है। श्याओ होंग चुपचाप हिसाब लगाने लगा। अगर ये युवक गुप्त क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है तो वो उसे कुछ ऐसा प्रस्ताव देगा जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। उसे श्याओ वंश में शामिल कर लो। जब श्याओ होंग आखिरकार अपने विचारों से बाहर आया तो उसे एहसास हुआ कि उसे श्याओ ली को शिंगवू हॉल के उस प्रतिद्वंद्वी से सावधान रहने की चेतावनी देनी चाहिए। हारकर श्याओ वंश को शर्मिंदा मत करो। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो श्याओ ली पहले ही नजरों से ओझल हो चुका था। ठीक उसी समय गुप्त लोक के प्रवेश द्वार पर आप पोर्टल के अंदर जाने ही वाले थे, तभी किसी ने भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे आकर रास्ता बना लिया। आपने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिए, मन ही मन। तो तुम सचमुच आ गए, मेरे बेवकूफ छोटे भाई। वहां मौजूद सभी की निगाहों के सामने जियाओ ली सबसे पहले मिस्ट दायरे में दाखिल हुआ। तुम और बाकी दोनों लोग उसके पीछे पीछे एक जगमगाते सफेद पोर्टल से गुजरे। तुम्हारी आंखों के सामने एक घना जंगल था जो जीवन से भरपूर था, जो इस जगह को सराबोर स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित था। इसने न केवल दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को जन्म दिया था जो बाहरी दुनिया में लगभग अदृश्य थीं, बल्कि इसने ऐसे दानव जानवरों को भी पैदा किया था जो फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक का मुकाबला करने में सक्षम थे। ये द्वीप कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में अंदर लाए गए चारों लोग जाने से पहले शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते। फिर भी तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रिय इतनी विशाल थी कि वो पूरे द्वीप को बेध सकती थी। तुम्हारी व्यापक दिव्य दृष्टि के नीचे द्वीप पर कहीं भी हवा की हल्की सी भी सरसराहट या घास की हल्की सी भी सरसराहट तुम्हारी नजरों से नहीं बच सकती थी। बहुत जल्दी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरे कई क्षेत्रों ने आपका ध्यान आकर्षित किया। बोन रिन्यूअल फ्लावर्स, जेड हार्ट फंगस, ये दोनों औषधीय जड़ी बूटियां थीं। पिल टावर पर चाओ यून गोलियों के बदले इन्हें प्राप्त किया जा सकता था। यदि आप 50 चाओ यून गोलियां इकट्ठी कर लेते तो शायद जिस प्रकार आपने एक ही छलांग में फाउंडेशन बिल्डिंग को पार किया था, उसी प्रकार आप सीधे कोर फॉर्मेशन के अंतिम चरण में पहुंच सकते थे। इस विचार ने आपको संशय से मुक्त कर दिया।
आपने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। स्विफ्ट स्टेप गोली की गति से दर्जनों गुना अधिक गति से जंगल में आगे बढ़ते हुए आपने अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अपने हाथ के एक झटके से तोड़ी और अपने थैले में रख लीं। आपकी गति इतनी तीव्र थी कि छाया में छिपे हुए हमला करने के लिए तैयार राक्षसी जानवर भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। द्वीप के दूसरी ओर कोलोसल स्वॉर्ड सेक्ट के वरिष्ठ शिष्य ये किंग यांग अपने आसपास का जायजा ले रहे थे और जंगल में अपना रास्ता बना रहे थे। ये उनका मिस्ट दायरे में पहला अनुभव नहीं था। वे द्वीप के भूभाग से भली भांति परिचित थे। और तो और चांदनी विला की सू यूहेंग, जो इसके साथ इस परीक्षा में शामिल हुई थी, उसकी मंगेतर भी थी। दोनों मिलकर एक चरम फाउंडेशन बिल्डिंग प्रतिद्वंदी को भी हरा सकते थे। इसलिए उसकी पहली प्राथमिकता उससे मिलना था, फिर गुफा की ओर जाना था। उसने कई साल पहले ही निशान लगा लिया था। ये सोचकर उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन तभी द्वीप के केंद्र से अचानक एक धमाका हुआ। ये किंग यांग उस दिशा में दौड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने सू यूहेंग को गंभीर रूप से घायल और बेहोश पाया। उसे देखते ही ये किंग यांग घबराकर उसके जीवन संकेतों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस तक पहुंचने वाला था, आध्यात्मिक शक्ति के एक जोरदार प्रवाह ने उसे हवा में उड़ा दिया। तुरंत बाद श्याओ ली की ठंडी तीखी आवाज उसके कानों में पड़ी। मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुमने 3 साल पहले पाया था, वरना इस लोक से जीवित निकलने की उम्मीद मत रखना। ये किंग यांग के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। उसकी हथेली में एक विशाल तलवार प्रकट हुई। तुमने ही उसे चोट पहुंचाई है, बहुत हो गई बातें, इसे लो। इन शब्दों के साथ तलवार की ऊर्जा की एक घनी दीवार आगे बढ़ी, जो एक चरम फाउंडेशन बिल्डिंग साधना की पूरी शक्ति की घोषणा कर रही थी। श्याओ ली ना तो झिझकी और ना ही धीमी हुई। एक पंजे ने हवा में प्रहार किया और एक अग्नि ड्रैगन का रूप धारण हो गया। ये शियाओ परिवार की विशेष उपलब्धि थी। तकनीक पंचतत्व उत्पत्ति ग्रंथ। शियाओ ली ने इसके अन्य अध्यायों को त्याग दिया था और अपना पूरा ध्यान लीफ फायर बर्निंग सूत्र पर केंद्रित कर दिया था, जो इसका सबसे घातक ग्रंथ था। शुद्ध विनाशकारी शक्ति के मामले में ये पहले से ही अज्योर क्लाउड महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति के शिखर पर था। अपनी श्रेष्ठ साधना के साथ पलक झपकते ही अग्नि ड्रैगन ने तलवार की ऊर्जा को जबरदस्त अजेय बल से चकनाचूर कर दिया। झुलसा देने वाली गर्मी ने ये किंग यांग को मुश्किल से ही टिके रहने दिया। उसने अनुमान नहीं लगाया था कि इतने वर्षों के बाद शियाओ ली की साधना एक बार फिर से इसे पार कर जाएगी। एक ही वार ने उनके बीच की खाई को दर्दनाक रूप से स्पष्ट कर दिया। इस क्षेत्र के भीतर इस द्वीप पर फंसे होने के कारण भागने का कोई रास्ता नहीं था। केवल मृत्यु तक लड़ना ही जीवित रहने का सबसे कम मौका प्रदान करता था। इसी दृढ़ निश्चय के साथ ये किंग यांग ने एक मुद्रा बनाई। उसकी विशाल तलवार उसके हाथ से छूटकर शियाओ ली की ओर उड़ गई और उसने मौके का फायदा उठाकर सू यूहेंग की चोटों की जांच की। उसे कई गोलियां देने के बाद सू यूहेंग होश में आने के बाद ऊर्जा का संचार करने और ठीक होने का समय न मिलने पर उसने तुरंत तलवार की संरचना बनाई। मूनलिट विला और कोलोसल स्वॉर्ड सेक्ट की तलवार कलाओं का उद्गम एक ही था, और जब इनका एक साथ उपयोग किया जाता था तो इनकी संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। धीरे धीरे वे शियाओ ली पर हावी होने लगे, लेकिन इससे पहले कि दोनों राहत की सांस भी ले पाते, शियाओ ली के दाहिने हाथ से सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट हुआ। फिर एक विशाल सुनहरा हाथ आकार लेकर उनकी ओर तेजी से गिरा। ये किंग यांग ने बचाव में अपनी विशाल तलवार को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो एक कदम पीछे रह गया। सर्वोच्च अस्थि से उत्पन्न ये दिव्य क्षमता केवल एक चरम फाउंडेशन बिल्डिंग साधना से भी संचालित होने पर मध्य स्तरीय कोर फॉर्मेशन साधक के प्रहार का मुकाबला कर सकती थी। उस एक ही प्रहार से ये किंग यांग के जन्मजात खजाने में कई गहरी दरारें पड़ गईं और सू यूहेंग, जो अभी तक अपने पहले के घावों से उभर नहीं पाई थी, पीली पड़ गई। एक और वार हुआ तो हम दोनों मौके पर ही मर जाएंगे। शियाओ ली, अगर तुमने सच में हम दोनों को मारने की हिम्मत की तो संप्रदाय का भी अंत हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग तुम्हें बिना सजा के नहीं छोड़ेंगे। उनकी धमकी सुनकर शियाओ ली के होंठों का रंग और भी ठंडा हो गया। ये द्वीप दुनिया से कटा हुआ है। कौन कह सकता है कि तुम मेरे हाथों मरे या यहाँ के दानवों के पंजों से? मैं तुमसे सच कहूं तो जिस क्षण तुमने इस लोक में प्रवेश किया, तुमने जीवित निकलने की सारी उम्मीद छोड़ दी। एज्योर क्लाउड महाद्वीप की युवा पीढ़ी में तुमने से हर एक को एक एक करके खत्म करना ही ठीक रहेगा। इतना कहकर उसने अपनी शक्ति समेटी और एक और प्रहार किया। एक जबरदस्त धात्वय चटकने की आवाज आई और कहीं से एक आकृति प्रकट होकर सीधे ये किंग यांग और सू यूहेंग के सामने आ गई। स्पार्क हॉल के साथी दाववादी, हमें फिर से बचाने आए हो? आने वाले को देखकर सू यूहेंग अपनी खुशी नहीं छिपा सकी, लेकिन जल्द ही ये किंग यांग की एक नज़र ने उसे होश में ला दिया। ये सर्वविदित था कि स्पार्क हॉल 4 महान अमर संप्रदायों में सबसे अंतिम स्थापित था।
इसके सदस्य हमेशा से ही विचित्र रहे हैं, संगीत की टूटी हुई संरचना वाले, विचित्र काया वाले आवारा बदमाश। चारों में से शक्ति सबसे कमजोर थी। पिछले मिस्ट रियल्म परीक्षणों में दानव जानवरों के हमलों से मारे गए लोग हमेशा स्पार्क हॉल के शिष्य ही होते थे। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि उनका अन्य 3 संप्रदायों से कोई विशेष संबंध नहीं था, भले ही ये व्यक्ति मदद करने को तैयार था, क्या वे तीनों वास्तव में सर्वोच्च अस्थि वाले किसी व्यक्ति का मुकाबला कर सकते थे? जब ये किंग यांग और अन्य लोग अभी भी विचार विमर्श कर रहे थे, तभी आपकी हथेली बल से भर उठी और केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही आपने उस विशाल हाथ को रोक दिया। हवा में उड़ रही शियाओली भी ये देखकर स्पष्ट रूप से कांप उठी। क्या स्पार्क हॉल ने इस बार एक देह साधक को भेजा था? क्या वो केवल अपने शरीर से सर्वोच्च अस्थि की दिव्य क्षमता का सामना कर सकता था? ये व्यक्ति भी फाउंडेशन बिल्डिंग के शिखर पर होना चाहिए। ये सोचकर कि लगभग गुमनामी में खो चुका स्पार्क हॉल ने इस तरह के एक राक्षस को भर्ती किया था, इस विचार ने शियाओली के हत्या के इरादे को और भी तीव्र कर दिया। उसकी हथेली से कई आध्यात्मिक तावीज निकले जो धधकते आग के गोलों में बदल गए और आगे की ओर बढ़ गए। लेकिन तुम बिना किसी एक क्षणिक हड़बड़ी के साथ उन्होंने मंत्रोच्चार किया। अनगिनत विशाल आध्यात्मिक वृक्ष धरती से फूट पड़े, न केवल एक एक करके अग्निगोलों को बुझाने, बल्कि वृक्षों की एक जीवित दीवार बनाकर आपके पीछे खड़े दोनों लोगों को घेर लिया। क्योंकि आप जंगल के भीतर गहरे थे, आपके चारों ओर के प्राचीन वृक्ष उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा से हिल गए और स्वेच्छा से आपके साथ मिलकर एक भव्य संरचना बना ली। ये किंग यांग और सू यू हैंग जो देख रहे थे, उसे देखकर अवाक रह गए। आप लगभग उन्हीं की उम्र के प्रतीत होते थे, फिर भी आपने जो शक्ति प्रदर्शित की वो बिल्कुल अलग स्तर की थी। न केवल आपका शरीर सर्वोच्च अस्थि की दिव्य क्षमता को सहन कर सकता था, बल्कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य तकनीकें भी इसी स्तर की थीं। असाधारण को छोड़कर एज़्योर क्लाउड महाद्वीप की युवा पीढ़ी में यदि स्पार्क हॉल का ये साथी दाववादी दूसरा स्थान प्राप्त कर ले, तो कोई भी पहला स्थान प्राप्त करने का साहस नहीं करेगा। इस विचार ने उन्हें बार बार आपके सामने झुकने के लिए प्रेरित किया। उनकी आंखें गहरे सम्मान से चमक रही थीं। इसी बीच शियाओली उस भयानक लकड़ी की संरचना को घूरती रही और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रीढ़ की हड्डी, अनगिनत दबी हुई यादें उस पर टूट पड़ी। बचपन में जब उसके पिता ने उसे पंच तत्व उत्पत्ति ग्रंथ सौंपा तो उसे एक अध्याय चुनकर उसमें महारत हासिल करने को कहा गया था। उस समय आप पहले ही लकड़ी आरोहण कला में निपुण हो चुके थे, इसलिए उसने तात्विक प्रतिबलों के तर्क का सहारा लेकर लीफ फायर हेवन बर्निंग सूत्र को चुना, इस विश्वास के साथ कि इससे वो आपको पीछे छोड़ देगा। लेकिन बाद में जब आप दोनों ची शोधन क्षेत्र में थे, तब भी आपकी आत्मा लकड़ी ने अपनी प्रबल शक्ति से उसकी अग्नि को दबा दिया, तात्विक प्रतिबलों के सिद्धांत को पूरी तरह से उल्लंघन किया। कई वर्षों बाद जब उसने सर्वोच्च अस्थि दिव्य क्षमता को महारत हासिल कर ली और आपकी साधना रुक गई, तब जाकर उसे अंततः बढ़त मिली। और अब ये दृश्य भयावह रूप से परिचित था। स्पार्क हॉल का ये व्यक्ति आखिर कौन था? वो जियाओ परिवार के पंच तत्व उत्पत्ति ग्रंथ को कैसे जानता था? और सभी अध्यायों में से लकड़ी के ग्रंथ को ही क्यों चुना? हर सबूत एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था कि ये उसका बड़ा भाई जियाओ लियांग था। लेकिन जियाओ ली ने इसे अपने दिल से स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो निकम्मा बड़ा भाई जो महज एक ची शोधक था, वो इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता था? एक संयोग, ये जरूर एक संयोग ही होगा। इस विचार के साथ जियाओ ली की आंखें बर्फ से जम गई और वो दहाड़ा, तुम बेशर्म बदमाश, तुमने मेरे जियाओ परिवार की तकनीक चुराई है। जियाओ ली के बोलते ही उसके हाथ में एक लाल रंग की लंबी तलवार प्रकट हुई। अग्नि ड्रैगन की आड़ में वो उलझी हुई शाखाओं को चीरता हुआ तुम्हारी ओर बढ़ा। जियाओ परिवार में तुमने उस तलवार को अनगिनत बार देखा था। उसका ब्लेड पृथ्वी के हृदय की मूल अग्नि से गढ़ा गया था। ये सामग्री, ठंडे लोहे का एक टुकड़ा, जियाओ परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी, उसी मूल की जिससे तुम्हारी अपनी छोटी तलवार बनी थी। ची शोधन पूरा करने पर उसके पिता ने उसे इनाम के तौर पर ये तलवार दी थी। फिर भी तब भी जियाओ ली ने तुम्हें अपना समकक्ष मानने से इनकार कर दिया था, इस आशंका से कि ये कृपाण और तुम्हारी तलवार मूलतः एक ही जोड़ी थी। वो तब तक हंगामा करता रहा जब तक कि उनके पिता इसे और भी बेहतर बनाने के लिए सहमत नहीं हो गए, और उनके पिता की सहमति से सभी आपत्तियों के बावजूद योजना को मंजूरी मिल गई। जब कृपाण अंततः बनकर तैयार हुई, ठंडे लोहे की खपत मूल लोहे से कई गुना अधिक थी। इसकी लंबाई इतनी अधिक थी कि कोई बच्चा इसे सामान्यतः धारण नहीं कर सकता था। ब्लेड पर भयंकर ज्वाला की नक्काशी थी, जो जियाओ कबीले के दूसरे युवा स्वामी के रुतबे का प्रतीक थी।
उस समय जब भी आप उस दिखावटी हथियार को देखते, आपके भीतर कड़वाहट की एक लहर उठती। लेकिन अब जियाओ परिवार छोड़ने के बाद इसे फिर से देखकर आपकी निगाहें एक शांत कुएं की तरह स्थिर थीं। जैसे ही ब्लेड आपकी ओर वार करता हुआ आया, आपने 2 उंगलियां उठाईं और उसे मजबूती से पकड़ लिया। फिर आपके शरीर में अगिनत गोलियों से संचित सुप्त शक्ति एक बार फिर फूट पड़ी। एक विशाल बल आपके दांटियान से आपकी उंगलियों तक पहुंचा और एक गर्जनामय धमाके के साथ जियाओ ली की बहुमूल्य कृपाण चकनाचूर हो गई और वो स्वयं उस एक ही प्रहार की आघात तरंग से उड़ गया। जैसे ही वो उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, कई लताएं धरती से निकलीं और उसे कसकर बांध लिया। जियाओ ली के पूरे शरीर में मृत्यु का ऐसा भय छा गया जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपनी नींव स्थापित करने के बाद से वो इस स्थिति में कभी नहीं पहुंचा था। उसकी अंतरात्मा ने उसे अपने पिता को पुकारने के लिए उकसाया। तभी उसे याद आया, ये उस क्षेत्र के भीतर स्थित एकांत द्वीप था। उसने सोचा कि वो जियाओ परिवार के नाम का इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाएगा ताकि तुम वार करने से पहले हिचकिचाओ। लेकिन तभी उसे वे शब्द याद आ गए जो उसने कुछ समय पहले दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। इस द्वीप पर इतने सारे राक्षसी जीव और जाल थे, भला कौन कह सकता था कि किसी की मृत्यु कैसे हुई होगी। हर संभव बचाव बंद देखकर उसके पास विनती करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हे साथी दाओवादी, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं जियाओ परिवार का भावी मुखिया हूँ। अगर आप मुझे बख्श देंगे तो जियाओ परिवार इस दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। मेरे पिता अंतिम चरण के कष्ट भोगने वाले साधक हैं। उनके पास दुर्लभ खजानों की कोई कमी नहीं है। जो भी आपकी इच्छा हो, मैं उन्हें आपको दिलवा सकता हूँ। जियाओ ली की विनती गूंजते ही तुम भावहीन चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़े। फिर तुमने अपनी मुट्ठी नीचे पटकी। जियाओ ली की चौड़ी भयभीत आंखों में एक कोमल हरी रोशनी धीरे धीरे उसे घेरने लगी। अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। ये देखकर ये किंग यांग और अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित थे। ये कौन सी तकनीक थी? इन परिस्थितियों में सक्रिय होने में सक्षम? लेकिन आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। वो खजाना जिसने उसे मृत्यु से बचाया था, उसे ईविल रिट्रीट रोब कहा जाता था। जैसे ही इसका स्वामी सचमुच घिर जाता, ये अपने आप सक्रिय हो जाता, सभी प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए और अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता। प्रत्येक उपयोग इसे स्थायी रूप से नष्ट कर देता था। ऐसा अद्भुत खजाना यहाँ तक कि पिल टावर के पास भी नहीं था। अज्योर क्लाउड महाद्वीप पर केवल 2 ही थे। दोनों ही जियाओ परिवार के पास थे। जियाओ ली और आपके पास मूल रूप से एक था, लेकिन जब आपने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दी और वर्षों तक बंद दरवाजों के पीछे कैद रहे, जियाओ ली ने इस बहाने का इस्तेमाल किया कि आपको कोई जानलेवा खतरा नहीं है और कबीले के बुजुर्गों पर दबाव डालकर आपका वस्त्र आपसे ले लिया। तब से दोनों वस्त्र जियाओ ली के पास ही थे। अब इस संकट में फंसकर न केवल उसका एक ही वस्त्र इस्तेमाल हो चुका था, बल्कि उसे सीधे मिस्ट दायरे से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वो 4 महान संप्रदायों में से पहला ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे परीक्षा शुरू होने से पहले ही बाहर कर दिया गया था। सचमुच शुरुआत हो गई। इस समय बादलों और समुद्र के ऊपर सभी देखने वालों को दिखाई देने वाली एक प्रकाश की लकीर जियाओ परिवार के दल की ओर तेजी से बढ़ी। प्रकाश फीकी पड़ गई और जियाओ ली लुढ़कते लुढ़कते अपने पिता के चरणों में आकर रुक गया। जियाओ परिवार को इस हालत में देखकर विशाल तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख यांग डुएन ने बनावटी चिंता जताते हुए कहा, अरे बाप रे, लगता है उस क्षेत्र के राक्षस काफी शक्तिशाली हो गए हैं। युवा स्वामी जियाओ ली की इतनी दयनीय हालत में भी भागने की क्षमता के बावजूद। जियाओ होंग का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि वो अपने बेटे की चोटों के लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन संप्रदाय की गरिमा ने उन्हें सीधे सवाल पूछने से रोक दिया। उन्होंने तुरंत लोगों को जियाओ ली को पीछे ले जाने का आदेश दिया। पल भर में जियाओ परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग अपना सिर हिलाते हुए मुंह फेर लिया। आखिर उस क्षेत्र में ऐसा क्या था जिसने युवा स्वामी को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया? ये शैतानी राक्षसों का मामला नहीं है। युवा मालिक हमेशा से ही अपने व्यवहार में बहुत लापरवाह रहा है और उसने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की कीमत चुकाई है। बस करो, ये हद से ज्यादा शर्मनाक है। यहाँ तक कि किसी सामान्य वस्तु को भेजना भी शिष्य केवल 4था स्थान सुरक्षित करने के लिए इतना बुरा नहीं लगता। फुसफुसाहटे आवाजें जियाओ ली के कानों तक पहुंची और वो क्रोध में आकर खून की उल्टी कर बैठा। उसने पहले ही जियाओ लियांग को जियाओ परिवार से निकाल दिया था, तो फिर इतने सारे लोग उसके खिलाफ क्यों काम कर रहे थे? स्पार्क हॉल का वो व्यक्ति और ये किंग यांग, सू यूहेंग, ये सभी मरने के लायक हैं। ये युवा स्वामी तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा।
उसी समय धुंध लोक के भीतर आपने अपनी तकनीक वापस ले ली और ये किंग यांग और सू यू हैंग की ओर बढ़े। आपने सीधे पूछा, साथी दाववादियों, जिस खजाने की आपने पहले बात की थी वो वास्तव में क्या था? आपका प्रश्न सुनकर ये किंग यांग पहले तो हिचकिचाया, फिर सू यू हैंग की ओर देखकर धीरे से बोला, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा साथी दाववादी। पिछली बार जब मिस्ट क्षेत्र खुला था तो जंगल में एक दानव जानवर ने मुझ पर हमला किया और मैं द्वीप के किनारे एक चट्टान से गिर गया। मुझे लगा था कि मैं नीचे बादलों में खो जाऊंगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उस चट्टान में एक गुफा थी। अंदर किसी के होने के संकेत थे, यहाँ कभी कोई रहता था। मैं गुफा में और अंदर गया और मुझे पता चला कि इसमें एक गुप्त कक्ष है। उस समय मैं ये नहीं पता लगा सका कि इसमें क्या खजाना छिपा है, लेकिन उस गुप्त कक्ष की रखवाली एक चौथी श्रेणी के बाघ जैसे दानव ने की है। ये दानव अज्योर क्लाउड महाद्वीप के किसी भी चित्रित अभिलेख में नहीं मिलता। उस समय मेरी साधना का स्तर कम था और मुझे कुछ चोटें भी आई थी, इसलिए मेरे पास उस क्षेत्र से पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बार मैं यू हैंग के साथ उस गुफा को एक बार फिर से खोजने के इरादे से गया, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ शुरू कर पाते, जियाओ ली ने हम पर हमला कर दिया। अब जब हम दोनों घायल हैं तो उस गुफा की रखवाली करने वाले दानव के सामने हमारी कोई उम्मीद नहीं है। हम कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करके इस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप उस गुफा को खोजना चाहते हैं तो रास्ते में मेरे द्वारा छोड़ी गई मोहरों का अनुसरण करें, सीधे आगे बढ़ें और आप वहां पहुंच जाएंगे। ये जानकारी हमारे जीवन को बचाने के आपके एहसान को चुकाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हम बस यही आशा करते हैं कि आप सुरक्षित लौट आएं। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं और मेरी पत्नी आपके सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन करेंगे। इसके साथ ही ये किंग यांग ने सू यू हैंग की मदद की और दोनों धीरे धीरे चले गए और आप बिना देरी किए गुफा की ओर चल पड़े। इससे पहले अपनी असाधारण बोध शक्ति से आपने उनकी बातचीत सुन ली थी और ठीक इसी अवसर को भांपते हुए आपने बिना किसी झिझक के हस्तक्षेप किया। फिर भी आपकी दिव्य चेतना, जो पूरे द्वीप को समाहित करने के लिए पर्याप्त थी, किसी तरह इस गुफा का पता लगाने में विफल रही। ऐसा लग रहा था कि सचमुच इसके भीतर कुछ छिपा हुआ है। इसी विचार के साथ आपने छलांग लगाकर गुफा में उतर गए। वहां आपका स्वागत कई ग्रंथों और वस्त्रों ने किया जो बहुत पहले ही चूर चूर और घिस चुके थे। आपने उनकी सामग्री पर सरसरी नजर डाली और पाया कि लेखन नीले बादल महाद्वीप की किसी लिपि में नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि बादलों के इस अनंत सागर के पार अन्य महाद्वीप मौजूद हों? आपकी वर्तमान साधना के साथ ऐसे प्रश्न फिलहाल आपकी चिंता से परे थे। आपने ग्रंथों को नीचे रख दिया और गुफा में और गहराई तक चले गए। कुछ ही देर में एक शुद्ध गोलियों की हल्की सुगंध आप तक पहुंची। इस गुफा की आयु को देखते हुए यदि यहाँ कभी किसी ने गोलियां बनाई होती तो वो सुगंध अब तक 1000 वर्षों से बनी रहती। भला कौन सी गोली इतनी असाधारण गुणवत्ता की हो सकती है? तीव्र जिज्ञासा ने आपको गुप्त कक्ष की ओर अग्रसर किया, लेकिन उसी क्षण आपके कान के पास एक बाघ की दहाड़ गूंजी। ये दानव जानवर एक मध्य स्तरीय स्वर्ण मूल साधक के बराबर था। इसकी आभा को छिपाने की क्षमता ही आपकी समझ से परे थी। जैसे ही उसने आप पर झपटा मारा, आपने अपना शरीर एक तरफ कर लिया और गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गए। कक्ष बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने कल्पना की थी, एक रसायन कक्ष, जैसा आपने केवल प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था। केंद्र में एक शुद्ध चांदी सफेद गोली भट्टी थी और 1000 वर्ष बीत जाने के बावजूद उस पर धूल का एक कण भी नहीं जमा था। बाघ दानव ने अनुमान नहीं किया था कि आपकी गति इतनी तेज हो सकती है। आप उसके हमलों के बीच के अंतराल में गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गए। 1000 वर्ष पहले इसके स्वामी ने सख्त आदेश दिए थे कि सभी वस्तुएं दवा कक्ष के अंदर कीमती वस्तुएं थीं जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। इसके विशाल आकार के कारण अतिरिक्त सावधानी और भी आवश्यक हो गई थी। इस नियम को ध्यान में रखते हुए बाघ दानव ने अपने कदम धीमे कर लिए और बड़ी सावधानी से आपका पीछा किया। इस सतत हमले ने आपको बचने के कई अवसर दिए। आप समय समय पर मंत्रों से पलटवार करने में भी सफल रहे। हालांकि बाघ दानव के विरुद्ध आपकी वर्तमान साधना के स्तर पर इसका प्रभाव नगण्य था। पूरी ताकत से भी आप मध्य स्तरीय स्वर्णकोर प्राणी को पराजित करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। शियाओ परिवार छोड़ने से बहुत पहले आपके जादुई खजाने, आपकी आध्यात्मिक ताबीज, सब कुछ शियाओ ली ने छीन लिया था। उन कुछ गोलियों की शीशियों के अलावा आपके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। इस समय आपके पास एक भी जीवन रक्षक वस्तु भी नहीं निकाल सकते थे। तभी आपको कुछ सूझा। गोलियां, ये एक दवा कक्ष था और आपने अभी अभी गोलियों की सुगंध महसूस की थी। यहाँ गोलियां अवश्य रखी होंगी। जैसे ही ये विचार आपके मन में आया, आप तुरंत घूम गए और बाघ से बच गए।
कमरे में बिखरे बक्सों को खोलने लगा राक्षस, इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। लेकिन एक के बाद एक बक्से खाली निकले। गोलियों की सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी, फिर भी वो पकड़ में नहीं आ रही थी और उसे पकड़ना नामुमकिन था। और बाघ राक्षस आपको इतने सारे नाजुक बक्सों को गिराते हुए देखकर और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। उसके शरीर पर बने निशानों पर सुनहरी धारियां चमक उठी और उसका अगला प्रहार एक सुनहरे मूल वाले जानवर की पूरी बेकाबू ताकत के साथ आया। आपने दोनों मुट्ठियों से उसका सामना किया। आप दोनों सीधे टकरा गए। झटके से गोलियों के कक्ष में लगभग सब कुछ उलट गया, यहाँ तक कि उस चांदी सफेद गोली भट्टी का ढक्कन आधा इंच खिसक गया। अंदर से गोलियों की सुगंध की एक घनी लहर निकली। ये आपको पल भर में समझ में आ गई। बची हुई गोलियां भट्टी से कभी निकाली ही नहीं गई थी। ये महसूस करते हुए आपने सच्ची ची की एक सांस ली। बाघ राक्षस को जोर से धक्का दिया और खुद को भट्टी के किनारे फेंक दिया और अंदर झांका। उसके अंदर बारीक हरे निशान वाली गोलियों का ढेर पड़ा था, लगभग 70 से 80 गोलियां। ये ऐसी गोलियां थीं जिनसे आपका पहले कभी सामना नहीं हुआ था किसी भी औषधि संग्रह में। लेकिन दुश्मन आपके सामने था, सोचने का समय नहीं था। गोलियों का असर बिना किसी चेतावनी के आपके शरीर में तेजी से फैल गया, एक एक करके, जिनके असर का आपको पता नहीं था और ये भी पता नहीं था कि उनमें अभी भी कोई शक्ति बची है या नहीं। आपने उन सभी को पूरा निगल लिया। फिर अचानक खून का तेज बहाव ऊपर की ओर उठा। आपकी आंखों में एक हरी चमक तेजी से बढ़ने लगी। आपने इसे नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश की, आप इस बेचैन ऊर्जा को दबा नहीं सके। अगले ही पल आपकी आंखों से नीले हरे रंग की 2 किरणें निकली। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज गायब हो गई। आपकी नजर से पूरी गुफा 2 हिस्सों में बट गई और दूर बादलों का अंतहीन सागर भी एक गहरे शून्य में भट गया। जब तक आपकी आंखों की ऊर्जा पूरी तरह से शांत नहीं हुई, तब तक उग्र और पंजे मारता बाघ राक्षस अब एकदम शांत बैठा था। सामान्य रूप से आप जिस तरह से विरोध करते थे, उसका जरा सा भी संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आपने अपने शरीर में हुए किसी भी बदलाव की जांच की और पाया कि उन गोलियों को निगलने के बाद आपकी किसी भी गुण में कोई सुधार नहीं हुआ था। आपकी साधना में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जरा सा भी नहीं। इसके बजाय आपकी आंखें पहले से कुछ ज्यादा चमकती हुई लग रही थी और आपके मन में एक रहस्यमय गूढ़ साधना आरेख प्रकट हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस आरेख के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करने मात्र से ही अभी-अभी निकली उस विनाशकारी रूप से शक्तिशाली नीली किरण को पुनः उत्पन्न किया जा सकता था। आपके चेहरे पर हैरानी देखकर बाघ दानव सावधानी से आपके पास आया और अपने पंजों से इशारा करके स्पष्टीकरण देने लगा। यद्यपि चौथे दर्जे का दानव अभी तक मानव भाषा नहीं बोल सकता था, गुफा में छोड़े गए ग्रंथों और अभिलेखों की सहायता से आपने इसका अर्थ शीघ्र ही समझ लिया। अभिलेखों में अक्षरों के आकार से अनुमान लगाते हुए आपने ये निर्धारित किया कि ये स्थान मूल रूप से एक नवोदित आत्मसाधक का गुफा निवास था और बाघ दानव इसकी रक्षा के लिए छोड़ा गया आत्मा पशु था। भट्टी में रखी हरी गोलियों को शुआंजिंग गोलियां कहा जाता था, एक ऐसी वस्तु जिसका एक बार उपयोग किया जा सकता था। प्रत्येक गोली के सेवन से आप एक रहस्यमयी नेत्र किरण नामक दिव्य क्षमता को उजागर कर सकते थे। ग्रंथों में इसका वर्णन 1000 ली की दूरी पर शत्रु पर प्रहार करने और सब कुछ नष्ट कर देने की क्षमता के रूप में किया गया था। लेकिन शुआंजिंग गोलियां बेहद दुर्लभ और बनाने में बेहद मुश्किल थी। यही इस दिव्य शक्ति की सबसे बड़ी कमी रही थी। ये सब पढ़कर आपको एहसास हुआ कि गोलियों के शरीर में अवशोषित होने के प्रभाव ने अनजाने में इस एकल उपयोग वाली दिव्य शक्ति को एक स्थायी शक्ति में बदल दिया था। आपकी वर्तमान साधना के स्तर पर इसका उपयोग करने से इसकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी और आपकी कुल आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण आप इसका लगातार उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा घातक प्रहार था जो आपके पास मौजूद हर तुरुप के पत्ते को फीका कर देता था। सही ढंग से उपयोग किए जाने पर 7वें स्तर के स्वर्णकोर साधक को मारना पूरी तरह से संभव था। खजाना हाथ में आते ही आपका मूड काफी अच्छा हो गया। ये देखकर कि बाघ दानव आपको अपना स्वामी मानने को तैयार है, आपका मन इसे यहाँ और छोड़ने का नहीं हुआ और इसलिए आप इसे अपने साथ द्वीप पर वापस ले आए। बाघ दानव की तेज नाक और प्रभावशाली आभा का लाभ उठाते हुए आपने शेंगू फूल की किस्म सहित दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बड़ा भंडार एकत्र किया। फिर एक गूंजती हुई घंटी की आवाज सुनाई दी और प्रकाश की एक तेज किरण आपको रहस्य से बाहर ले गई। ये किंगयांग और सू युहांग आपसे बहुत पहले ही समूह में लौट आए थे। उनके संबंधित संप्रदायों के वरिष्ठ सदस्य अपनी लूट से पूरी तरह संतुष्ट थे। जैसे ही सभी लोग जयकारे लगा रहे थे और जश्न मना रहे थे, एक चौथे दर्जे का बाघ दानव शांति से परीक्षा द्वार से बाहर आ गया। उसकी भयानक राक्षसी शक्ति पूरे मैदान में फैल गई। हर प्रमुख संप्रदाय के समूह अलग अलग
स्तर पर दहशत में आ गए। ये एक चौथे दर्जे का दानव था, एक ऐसा प्राणी जो मध्य स्तरीय स्वर्ण कोर शक्ति के बराबर शक्ति रखता था, और ये किसी तरह गुप्त क्षेत्र से बाहर आ गया था। तियान शिंगजी और अन्य लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये देखकर सियाओ होंग का क्रोध बेकाबू हो गया। जिसने लियर को नुकसान पहुंचाया वो निश्चित रूप से यही दुष्ट जानवर था। हम इसे यहाँ से जाने और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते। उसके मुंह से शब्द पूरी तरह निकलने से पहले ही सियाओ होंग ने अपनी तलवार निकाली और हवा में वार किया। तलवार शास्त्र, स्वर्ग विभाजन कला जिसका उसने अभ्यास किया था, गति में उत्कृष्ट थी। एक ही विचार से उसका रूप बिजली की चमक में बदल गया और पलक झपकते ही वो बाघ के करीब पहुंच गया। लेकिन जिस क्षण तलवार बाघ के पंजों से टकराने ही वाली थी, अचानक बाघ की पीठ पर आपकी आकृति प्रकट हुई। अगले ही पल 1000 जून की शक्ति से भरा एक मुक्का पड़ा, जिससे सियाओ होंग की गति रुक गई। बाघ की पीठ पर आकृति को पहचानते ही तियान शिंगजी दौड़कर समझाने लगा, ये वे लिंगफंग है, हमारे शिंगवू हॉल का शिष्य है। सियाओ होंग ने अपनी चौड़ी आस्तीन को झटका, अपनी तलवार को मयान में डाला और प्रहार से सुन्न हो चुके अपने हाथ को जबरदस्ती संभाला। उसके चेहरे पर प्रशंसा का भाव स्पष्ट था। भाई तियान शिंगजी, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। ये ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके शिंगवू हॉल में आया है। मुझे आश्चर्य है कि आपने क्या शर्तें रखी। ये सुनकर सियाओ होंग के चेहरे का भाव बदल गया। वो आपकी ओर मुड़ा और बोला, युवा मित्र, यदि आप शिंगवू हॉल द्वारा दी गई किसी भी पेशकश को बदलने के लिए तैयार हैं तो मैं सियाओ होंग आपको 2 गुना तिगुना देने को तैयार हूं। बोलते हुए उसकी निगाह यूइंग मैनर और जूजिन संप्रदाय के समूहों पर पड़ी, जो निस्संदेह सियाओ परिवार की मजबूत नींव को दर्शाती थी और उन्हें चेतावनी देती थी कि वे हस्तक्षेप ना करें। लेकिन मैं उन पर दबाव डालने की कोशिश में केवल मुसीबत को न्योता दिया था। जूजिन संप्रदाय के मुखिया शान ग्वान यूजियान कभी भी अपना अहंकार त्यागने वालों में से नहीं थे, और उन्होंने तुरंत उतनी ही ड्रामाई लहजे में जवाब दिया, भाई सियाओ, अपनी बात बचाओ। मेरे शिष्य किंगयांग ने थोड़ी देर पहले आकर मुझे बताया कि शिंगवू हॉल के इस युवा मित्र ने गुप्त क्षेत्र में रहते हुए मेरे शिष्य किंगयांग और सू परिवार की युवती दोनों की जान बचाई। वो उनका जीवन रक्षक है। और जहां तक उस खलनायक की बात है जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया, क्या भाई सियाओ को सच में मुझे ये सब बताने की जरूरत है? इस पर सू परिवार के मुखिया सू युन जियाओ भी आगे आए और किनारे से इस बात की पुष्टि की कि जूजिन संप्रदाय की कही हर बात सच थी। ये सुनकर सियाओ होंग की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई और उसके दिल में शियाओ ली की छवि स्पष्ट रूप से धुंधली हो गई। लियर इस तरह की प्रतिभा का यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो दोस्त नहीं बनाने जा रहा है बल्कि उसका दुश्मन बनाने जा रहा है? ऐसे निर्णय के साथ वो शियाओ परिवार का नेतृत्व कैसे कर सकता है? हाँ, काश लियांगर यहाँ होता तो वो कभी किसी को इस तरह नाराज नहीं करता। के बारे में इतना सोचना, सियाओ होंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और आपका दिल जीतने का फैसला किया। युवा मित्र, यदि लिएर ने गुप्त संगीत क्षेत्र में कोई अपराध किया हो तो ये वृद्ध व्यक्ति उसकी ओर से यहीं और अभी आपसे क्षमा मांगता है। क्या आप पिछली संगीत संबंधी शिकायतों को भुलाकर मेरे सियाओ परिवार में शामिल होने के लिए तैयार हैं? पहले से वादा किए गए 3 लाभों के अलावा ये वृद्ध व्यक्ति स्वयं आपका दाव संरक्षक बनने को तैयार है। आपका क्या कहना है युवा मित्र? सियाओ होंग की ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। यहाँ एकत्रित प्रत्येक संप्रदाय के विशेषज्ञों में यदि केवल साधना के आधार पर देखा जाए तो सियाओ होंग निर्विवाद रूप से संगीत में नंबर 1 थे। उन्हें दाव संरक्षक के रूप में पाना इस पूरे महाद्वीप में एक साधारण व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। कई युवा संगीतकारों के चेहरे पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। समूह के पीछे सियाओ ली गुस्से से दांत पीस रहा था। पिताजी इस व्यक्ति को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? ये घृणित भावना बिल्कुल उसके बड़े भाई सियाओ लियांग जैसी है। नहीं, मुझे उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी ओर युनवो गुप्त क्षेत्र समूह में कानाफुस्सी की गूंज सुनाई दे रही थी। हमारा शिंगवू हॉल लोगों को स्वतंत्र रूप से आने जाने देता है। हम अपने सदस्यों पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। सियाओ परिवार द्वारा इस तरह की शर्तें रखे जाने से मुझे डर है कि ये शिष्य कहीं सियाओ परिवार में शामिल ना हो जाए। जरूरी नहीं, अगर आप मुझसे पूछें तो। जरूरी नहीं? क्या आप सबने नहीं देखा? ये शिष्य जिस आत्मा पशु पर सवार है वो 4थे दर्जे का बाघ दानव है, एक मध्य स्तरीय स्वर्ण कोर दानव है, और उसने स्वेच्छा से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या उसे वास्तव में सियाओ परिवार के दाव संरक्षक की इतनी सख्त जरूरत है? तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। सभी लोग वहां स्तब्ध खड़े थे, आपके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने अपने पिता की ओर देखा जो लगभग आपके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और बड़ी सहजता से एक वाक्य कहा, मैं सियाओ परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। इतना कहकर आपने बाघ दानव की गर्दन पर थपथपाया और धीरे धीरे शिंगवू हॉल समूह में वापस चले गए।
उसी समय आपके शब्द श्याओ होंग के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। वो आवाज किसी तरह जानी पहचानी थी, फिर भी वो पहचान नहीं पा रहा था। आपने भेस बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। वेई लिंगफेंग की शक्ल तो हूबहू थी, लेकिन आपकी आवाज में अभी भी कई स्पष्ट विसंगतियां थीं। 10 दशकों से भी ज्यादा समय तक अपने पिता और पुत्र के साथ दिन प्रतिदिन रहने के बाद श्याओ होंग को अपने बेटे की आवाज पहचानने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इन वर्षों में उसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से नजरअंदाज किया था कि तुम्हें याद ही नहीं था कि तुमने उससे आखिरी बार सामान्य रूप से कब बात की थी। परिचितता का क्षणिक एहसास पल भर में आया और चला गया। श्याओ होंग अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर चुपचाप अपने समूह में लौट आया। युनवू गुप्त क्षेत्र की परीक्षा समाप्त हो गई। ये कियांग यांग और सु युहांग से विदा लेने के बाद आप समूह के साथ शिनवू हॉल वापस आ गए। इस यात्रा से आपको काफी लाभ हुआ। दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की विशाल मात्रा के अलावा आप गुप्त कक्ष से पांडुलिपियां और औषधि भट्टी भी वापस लाए थे। हालांकि आप उन पर लिखे सभी शब्दों को नहीं समझ पाए, लेकिन ठियान शिंग जी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसने आपसे बार बार उधार देने की गुहार की। ये वस्तुएं उसे अध्ययन के लिए अस्थायी रूप से दे दी गई। उस बूढ़े ने वादा किया कि उसके शोध निष्कर्ष जल्द से जल्द आपके साथ साझा किए जाएंगे। अच्छी तरह विचार करने के बाद आप सहमत हो गए। उस समय से ठियान शिंग जी एकांतवास में चले गए, जिसकी कोई निश्चित तिथि नहीं थी। हॉल मास्टर का पद भी आपको सौंप दिया गया। आप मूलतः उनसे पूछना चाहते थे कि उन्होंने इतनी आसानी से संप्रदाय का कार्यभार कैसे सौंप दिया। उन्होंने बस इतना उत्तर दिया, शिंगवू हॉल का नेतृत्व हमेशा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अभी संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली आपका वाहन बाघ दानव है। यदि आप वास्तव में इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो बाघ दानव को हॉल मास्टर बनाना भी उसके लिए पूरी तरह से स्वीकार्य होगा। आपने हजारों साल पुराने और अभी भी कुछ हद तक मंदबुद्धि बाघ दानव को देखा और निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि आप स्वयं इस भार को उठा लें। कई महीने पलक झपकते ही बीत गए। वेई लिंगफेंग अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गए और एकांतवास से बाहर आ गए, ठीक समय पर पिल टावर के अर्धवार्षिक पिल एक्सचेंज सम्मेलन के लिए। सामान्यतः ये कार्य हमेशा वेई लिंगफेंग द्वारा संभाला जाता था, लेकिन उनकी गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए आपने उन्हें संप्रदाय की देखरेख के लिए वहीं रुकने को कहा, जबकि आप स्वयं एकत्रित औषधीय सामग्री लेकर सम्मेलन में शामिल होने चले गए। उसी समय 1000 ली दूर श्याओ परिवार की जागीर में स्वर्गीय हॉल के भीतर एक धीमी सी आवाज के साथ विस्फोट हुआ। घावों से लथपथ श्याओ ली का शरीर खून से लथपथ गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ा। स्वर्ण कोर तक पहुंचने का एक और असफल प्रयास। युनवू गुप्त क्षेत्र में आपसे पराजित होने के बाद से वो स्मृति उसके भीतर एक भयानक राक्षस की तरह घर कर गई थी। वो स्वर्ण कोर प्राप्त करने और मजबूत होने के लिए बेताब था, लेकिन उसकी अशांत मनस्थिति उसके भीतर के राक्षस को लगातार जगाती रही, जिससे उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। कई महीनों में उसने स्वर्ण कोर तक पहुंचने के कई प्रयास किए और हर प्रयास असफल रहा। यदि श्याओ परिवार के दुर्लभ खजानों के समर्थन और उसके शरीर में मौजूद सर्वोच्च अस्थि के संरक्षण के कारण ऐसा ना होता, तो ये बार बार की असफलताएं अब तक उसकी जान ले चुकी होती। सौभाग्यवश इस नवीनतम विफलता के बाद गोली बदलने का सम्मेलन संयोगवश उसी समय हो रहा था। वो अधीरता से कीमती वस्तुओं का ढेर लेकर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर तियानयांग शहर में, जहां औषधि मीनार खड़ी थी, पूरे किंग यान महाद्वीप के कोने कोने से साधक एकत्रित हुए थे। वे औषधि दुकानों के बीच घूम रहे थे, जादुई खजानों और औषधीय जड़ी बूटियों के बदले औषधियां ले रहे थे। अपनी असाधारण बोध शक्ति के मार्गदर्शन में आप सीधे एक ऐसी दुकान में चले गए जहां ऊर्जा का प्रवाह असाधारण रूप से तीव्र था। जैसे ही आपने अंदर कदम रखा, आध्यात्मिक चेतना की एक विशाल लहर आपकी ओर उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि दुकान का मालिक अंदर आने वाले हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा था, लेकिन जब तक आपने अपनी आभा को दबाने के बारे में सोचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप पर्दे के पीछे से निकला और अत्यंत उत्सुकता से बोला, अच्छा गन्हे बच्चे, इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना होना, तुम रसायन शास्त्र में जन्मजात प्रतिभा हो, है ना? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी लालची निगाहें आपके शरीर पर ऊपर से नीचे तक घूम गईं, जिससे आप बहुत बेचैन हो गए
और किसी समय आपकी जानकारी के बिना आपके पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था एक गठनारणी द्वारा। बाहर निकलना निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला था। आपको याद आया कि वे लिंगफेंग ने आपको एक बार पिल टावर के अधिकार क्षेत्र के नियमों के बारे में बताया था। टावर मास्टर द्वारा निर्धारित कानून थे। एक बार जब आप किसी पिल बूथ में प्रवेश करते थे तो आपको एक लेनदेन पूरा करना होता था, अन्यथा आप बाहर नहीं निकल सकते थे। ये सोचते हुए आपने बूढ़े व्यक्ति को साधारण प्रणाम किया और पूछा कि उनके पास कौन सी गोलियां उपलब्ध हैं। विषय को व्यापार की ओर मुड़ते हुए सुनकर बूढ़े व्यक्ति के पास अपने भटकते विचारों को नियंत्रित करने के अलावा और नियमों के बंधन में अपनी गोलियों के बारे में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गोल्डन कोर ब्रेकथ्रू से संबंधित गोलियों की बात करें तो कुछ सीमित बुनियादी किस्में ही थीं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कायुवान गोली थी, जो गोल्डन कोर निर्माण के लिए ऊर्जा प्रदान करती थी। कायुवान गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री अत्यंत दुर्लभ थी और सूत्र एक साधारण किमियागर की समझ से परे था। यहाँ तक कि एक धूसर वस्त्रधारी मास्टर, उनके जैसा एक उच्च कोटि का रसायनज्ञ भी कायुवान गोली को परिष्कृत करते समय, परे जैसे मास्टर भी कायुवान गोली को परिष्कृत करते समय बार बार असफलता का खतरा मंडरा रहा था। अत्यधिक उत्पादन लागत और बेहद कम उपज के कारण कायुवान गोली की कीमत तय करना बहुत मुश्किल था। यदि कीमत बहुत अधिक रखी जाती तो बहुत से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के साधक इसे खरीद नहीं पाते। यदि कीमत बहुत कम रखी जाती तो सामग्री पर ही पैसा खोने का खतरा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस बूढ़े ने आपके सामने कायुवान गोलियों की एक शीशी रख दी, जिनकी गुणवत्ता में बहुत अंतर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, शांगवू फूल की 3 डंठलें और हान्यू झाखा की 2 डंठलें लो और इस शीशी से एक गोली निकाल लो। कोशिश करके देखो। असली गोली निकलने की संभावना 60% थी, लेकिन कायुआन गोलियां सामान्य गोलियों जैसी नहीं दिखती। असली गोलियों की सतह पर छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो छूने में खुरदुरे होते हैं। वहीं नकली गोलियां एकदम चिकनी और चमकदार होती हैं, जैसे जेड पत्थर। अगर आपने कभी असली कायुआन गोली को हाथ में नहीं लिया है, पहली बार जब आप इसे हाथ में लेते तो आपको लगता कि चिकना वाला चुनकर आप बड़ी चालाकी कर रहे हैं। अगर असली गोलियों से अभ्यास करना मुश्किल है तो नकली गोलियों से क्या कोई आसानी होती है? जब बेवकूफ़ों ने नकली गोली निकाली और निराश होकर चले गए तो उसने बस उस नकली गोली को वापस तालाब में फेंक दिया। अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो ये 100 गोलियां उसे 100 साल तक बिना खत्म हुए इस घोटाले को चलाने में मदद कर सकती हैं। बूढ़ा डेंग सदियों से इस खेल को चला रहा था और साधकों को बेवकूफ़ बना रहा था। ये सोचकर उसने हल्की सी घमंडी हंसी हंसी। इस तालाब में 100 गोलियां हैं बच्चे। सिर्फ देखने से तुम्हें चाल समझ नहीं आएगी। तुम्हारे जैसे असाधारण रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति को भी नहीं लगा था कि तुम इस जाल से बच पाओगे। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि तुम नकली गोलियां पहचान लेते हो। एक बार सूंघते ही तुम्हें पता चल गया कि उस बर्तन में लगभग 40% गोलियां बिल्कुल बेकार है। ये तरीका शायद दूसरों पर काम कर जाए, लेकिन क्या नकली गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? मन बनाकर तुमने अपना थैला खोला और उसमें से दुर्लभ मछली जड़ी बूटियां निकली और सामग्री पल भर में पूरी दवा की दुकान के फर्श पर फैल गई। महोदय, गिनती कीजिए, इस पूरे बर्तन को खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। फर्श पर ढेर सारी दुर्लभ जड़ी बूटियों को देखकर बूढ़ा डेंग जम गया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। वो स्वयं एक रसायनज्ञ था और उसने अपने जीवन में इस तरह की लूट कभी नहीं देखी थी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अधिकांश साधक जो यहाँ आते थे वो मुश्किल से 2 बार दवा निकाल पाते थे। अधिकांश को एक बेकार गोली मिलती थी और वो खुश होकर चले जाते थे। लेकिन आप यहाँ ठीक उसके सामने एक एक करके गोलियां निकाल रहे थे और देखते ही देखते सारी बेकार गोलियां गायब हो गई। फिर असली कायुआन गोलियां भी एक एक करके गायब होने लगी। ये देखकर बूढ़े डेंग का दिल दुख रहा था। एक सामान्य दवा विनिमय प्रतियोगिता में उसकी आड़-पूल योजना से शायद ही थोड़ा बहुत लाभ होता, लेकिन साल के पहले ही ग्राहक ने उसे पूरी तरह से कंगाल बना दिया था। आपने उसे जितनी भी दुर्लभ जड़ी बूटियां दी थीं, फिर भी उसका खर्चा पूरा नहीं हो पाया। बूढ़ा डेंग इतना क्रोधित था कि उसकी मूछें मानो खड़ी हो गई थीं। अंत में लेकिन दुर्भाग्य से आयोजन के नियम अभी भी लागू थे। वो आपको रोक नहीं सकता था। वो बस आपको लदे हुए बैगों के साथ बाहर जाते हुए देख सकता था। आपके जाने के 2 घंटे बाद श्याओ ली भी उसी दवा की दुकान पर पहुंचा। वरिष्ठ, श्याओ ली कुछ कायुआन गोलियों के बदले लेन देन करने आए हैं। ये आवाज सुनकर बूढ़े डेंग का गुस्सा, जिसे उसने अभी अभी शांत किया था, तुरंत फिर से भड़क उठा। फिर से कायुआन गोलियां?
खत्म, एक भी नहीं बची। श्याओली के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। वो इन दवा विनिमय आयोजनों से अनजान नहीं था। इतने सालों से चल रहे इन आयोजनों में हर बार पिल टावर के रसायनज्ञ ही जीतते थे। गोली जितनी दुर्लभ होती थी वो उससे उतना ही ज्यादा निकालते थे। वो कब से बिक जाते थे। लेकिन अगर श्याओली इसे नहीं भी खरीदता तो वो कुछ नहीं कर सकता था। ये पिल टावर था, श्याओ परिवार की जागीर नहीं। यहाँ कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला था। लेकिन कुछ समय पहले वो जिस दयनीय स्थिति में दिख रहा था, उसे याद करते हुए कष्ट के चरण में प्रवेश करने का उसका दृढ़ निश्चय और भी मजबूत हो गया। वरिष्ठ, कष्ट से मुक्ति के अलावा क्या आपके पास कुछ और है जो मदद कर सके? कष्ट से मुक्ति? श्याओली की जलती हुई हताश आंखों को देखकर बूढ़े व्यक्ति के पत्थर जैसे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। युवक मित्र, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बिना किसी परेशानी के उस दहलीज पर पार करने में मदद कर सकती है। बस इसकी कीमत मुझे नहीं पता कि तुम इसे चुकाने को तैयार होगे या नहीं। ये कहते हुए बूढ़े डैंग ने एक लकड़ी का बक्सा निकाला। अंदर एक गहरे लाल रंग की गोली चुपचाप रखी थी। उस गोली को एक नज़र देखने भर से ही एक सामान्य साधक का दिमाग चकरा जाता। इस खजाने को रक्त स्पष्टता गोली कहते हैं। मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए भी मैं आज तक सिर्फ एक ही गोली बना सका हूँ। इसकी दिखावट से घबराओ मत, इसके प्रभाव तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। एक साधारण गोली केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है, जो साधक को मुक्ति दिलाने में मदद करती है। लेकिन ये रक्त स्पष्टता गोली सीधे तुम्हारे मूल में समा जाती है और तुम्हारे मौजूदा स्वर्णिक मूल का सीधा विकल्प बन सकती है। दूसरे शब्दों में, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी साधक जो इस गोली का सेवन करता है, वो पूरी कष्ट प्रक्रिया को छोड़ देता है और तुरंत ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेता है। कष्ट का चरण। ये शब्द सुनते ही जियाओ ली की आंखें चौड़ी हो गई। उसने बेचैनी से पूछा, इस गोली के बदले में क्या चाहिए? तुमने अभी बताया कि तुम जियाओ परिवार से हो। मैंने सुना है कि जियाओ वंश के पास स्वर्ग स्तरीय खजाना जिंगहोंग तलवार है। मुझे वो तलवार लाओ और रक्त स्पष्टता की गोली तुम्हारी। जैसे ही उसने जिंगहोंग की आवाज सुनी, जियाओ ली की आंखों में कुछ चमक उठा। बचपन से ही वो जानता था कि कुल के पास ऐसा खजाना है जिसे श्याओ परिवार के संस्थापक पूर्वज का दिव्य हथियार कहा जाता है। लेकिन इसे हमेशा हर पीढ़ी के कुल प्रमुख ने अपने पास रखा था। श्याओ होंग के सबसे प्रिय पुत्रों में से एक होने के बावजूद उसे इसे छूने तक की अनुमति नहीं थी। इसे मांगना तो नामुमकिन था, उसे इसे चुराना ही पड़ेगा। मन बनाकर जियाओ ली प्रकाश की एक लकीर की तरह तेजी से भागा और श्याओ जागीर की ओर चल पड़ा। बूढ़े डेंग ने मछली को चारा लेते हुए देखा और जरा भी जल्दी नहीं की। जब तक ये सौदा हो जाता, आज उसने जो कुछ भी खोया है वो 10 गुना 100 गुना होकर वापस आ जाएगा। और निश्चित रूप से जैसा उसने अनुमान लगाया था, 2 रात बाद श्याओ ली फिर से दुकान पर आ गई, जिंगहोंग तलवार को काउंटर पर रखते हुए। उन 2 दिनों में उसने हर संभव कोशिश की थी और श्याओ होंग के उस पर शक ना करने का फायदा उठाकर आखिरकार उसने खजाना हासिल कर लिया और वो ब्लड क्लैरिटी पिल लेकर चला गया जिसके लिए वो बेताब था। सौदा पूरा होते ही श्याओ ली जाने ही वाला था कि धूसर वस्त्रधारी बूढ़े ने अचानक एक धूर्त और अशुभ मुस्कान बिखेरी। ओ, एक और बात है जिसके बारे में मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। ये गोली जीवित है। इसमें दूसरों की साधना शक्ति को सोखने की क्षमता है। अपने स्वर्णिक कोर को बिगड़ने से बचाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से खिलाना होगा। ऐसा लग रहा था कि ये शब्द किसी दुष्प्रभाव की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन श्याओ ली का दिमाग पूरी तरह से ट्रिब्यूलेशन स्टेज तक पहुंचने के रोमांच से भरा हुआ था। वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसने गोली उठाई और खुशी खुशी घर चला गया। गोली विज्ञापन के अनुसार बिल्कुल कारगर थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उसी रात श्याओ ली सफलतापूर्वक कष्टकालीन चरण में प्रवेश कर गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पिता को बता पाता, अच्छी खबर, अचानक असहनीय भूख ने उसे लगभग पागल कर दिया। जब उसे होश आया तो उसके बगल में एक शव पड़ा था। वो उसके निजी सेवकों में से एक था जिसे जागीर में रखा गया था। उस व्यक्ति को उसके बड़े भाई का पता लगाने का आदेश दिया गया था और अब वो बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके बगल में मृत पड़ा था। जैसे ही श्याओ ली इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक स्मृति कौंधी। तो बात ये थी, इस रक्त स्पष्टता की गोली को जीवित रहने के लिए अन्य साधकों की जीवन शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। इस भयंकर दुष्प्रभाव ने उसे पूरी तरह से भयभीत कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, श्याओ ली ने देखा कि उसका शरीर रहस्यमय तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। जिस दर से वो इसे अवशोषित कर रहा था, वो सामान्य साधना से दर्जनों गुना तेज थी।
अधिक साधकों को अवशोषित करते रहो और नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचना बस कुछ ही कदम दूर है। उस विचार से साथी को मारने का भय धीरे धीरे लालच में समा गया। उसी रात शियाओ एस्टेट के 5 सेवक बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस बीच आप अब अपने कयुआन गोलियों के साथ सीधे शिंगवू हॉल वापस नहीं गए। इसके बजाय आपने एक शांत सुनसान जंगल का क्षेत्र खोजा, अपनी गुप्त क्षमता को सक्रिय किया और अपनी विपत्ति की सफलता का प्रयास करने के लिए गोलियां ली। जैसे ही 100 की 100 गोलियां असली और नकली एक साथ निगली गईं, आपके भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा। आपके भीतर गहराई में, आपके गोली शरीर में जड़े हुए दांटियान में अंगूठे के आकार का एक काला भंवर खुल गया। एक तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने ऊर्जा के हर बिखरे हुए धागे को जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे आपके भीतर एक भंवर में बदल दिया, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अपने अंदर खींच रहा था। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। जब आप अंततः संवेदनाओं के सागर से बाहर निकले तो वो भंवर अब सोने के कवच में लिपटा हुआ था। इसका मतलब था कि आपने सफल परिवर्तन कर लिया था। लेकिन इस बार इस कठिन दौर में प्रवेश करने की प्रक्रिया आपकी सोच से थोड़ी अलग थी। 100 कढ़ाई की गोलियों ने आपकी क्षमता को उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ाया, लेकिन मध्य विपत्ति स्तर तक ही पहुंच पाई। हालांकि आपकी शारीरिक संरचना अप्रत्याशित तरीकों से विकसित हुई थी। इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।